Hello and welcome. This is Garima Singh with Concord Academy. This lecture is meant for the students of CA Intermediate, Chapter 7 of Strategic Management. Chaliye, Organization and Strategic Leadership. So you're going to learn about organization structure here and what is strategic leadership and what is entrepreneurship, intrapreneurship. You're going to learn all these things over here. उसके पहले हम देख लेते हैं कि क्या जो है हर चैप्टर की तरह इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट कोटेशन है. द मैनेजमेंट ट्रूइज्म सेज स्ट्रक्चर फॉलोज स्ट्रैटेजी. मतलब सच्चा मैनेजमेंट क्या होता है? इट सेज दैट स्ट्रक्चर शुड फॉलो द स्ट्रैटेजी. जैसे भी स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट करी है, बनाई है, प्लान करी है मैनेजर्स ने, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का उसी हिसाब से होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर? दो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्ट्रक्चर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स इन डीप डिटेल, लेकिन आप बेसिकली समझो स्ट्रक्चर मतलब होता है फॉर्म. ठीक है जी. स्ट्रक्चर मीन्स अ फॉर्म ऑफ समथिंग. कैसे किसी चीज़ को हायरार्किकल वे में या कैसे प्रेजेंट किया गया है. ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की बात हो रही है. ठीक है, तो मैनेजमेंट ट्रूइज्म सेज स्ट्रक्चर शुड फॉलो स्ट्रैटेजी. अच्छा, हाउएवर दिस ट्रूइज्म इज ऑफन इग्नोर्ड. Too many organizations attempt to carry out a new strategy with an old structure. So whenever you have to here Dale McConkey wants to say that whenever a manager is trying to implement a new strategy, he should take care whether or not the strategy will be compatible with the old structure. So there should be a change of structure whenever it is needed as per the to align the स्ट्रैटेजी विद इट. ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर ओवरव्यू देख लीजिए. आप लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं. स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, एंड देन स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर, एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह हम लोग देखने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. नाउ दैट यू हैव स्टडीड द 3 चैप्टर्स ऑफ स्ट्रैटेजी ऑलरेडी, द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज एंड द बिजनेस लेवल एंड द फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज, दीज 2 चैप्टर्स, द लास्ट ones, दे आर गोइंग टू बी अ बिट लाइटर. चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज क्रिएटेड when there is a proper match between strategy and structure. So there should be an alignment between the strategy and structure. मान लीजिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इंफॉर्मेशन होल्ड करना ज़रूरी है, सीक्रेसी होना ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन होल्डिंग होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. बहुत ज़्यादा आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करनी है, सीक्रेसी मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है. ठीक है, और मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा है विच इज़ इन विच द सबऑर्डिनेट्स, देयर इज़ टू मच डेलीगेशन, देयर इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज टाइप का आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है. इन दैट केस no matter how good the strategy is formulated by the managers, it's not going to work because of the poor structure. So the structure must be in alignment with the strategy. Okay, so this was just a hypothetical example. चलिए, ineffective strategy or structure match may result in company rigidity and red tapeism given the complexity and need for rapid changes in today's competitive landscape. So there is too much competition, harsh competition. A lot of firms are entering into the industries and there is so much. इंडिया के आप पर्सपेक्टिव में देखिए तो लॉट ऑफ पीपल आर ओपनिंग स्टार्टअप्स. एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो यूथ के अंदर आना शुरू हो चुकी है बहुत ज़्यादा. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन. ऐसे केसेस में अगर इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर मिसमैच तो कंपनी वोंट बी एबल टू सर्वाइव. और रेड टैपिज्म और रेड टेपरी का मतलब होता है कि इट मीन्स दैट वी कॉल इट रेड टेपरी एज वेल. तो इसका मतलब होता है कि फॉर्मल डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होना या फिर बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी होना. तो ये ऐसा कुछ हो जाता है where there does not exist a proper structure because the subordinates, the employees don't know what to do, what exactly should be done, or the strategy or the policies of the company are not in alignment with the existing strategy. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है. डिसीजन मेकिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है परमिशंस लेने की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट और पेपर वर्क, ईमेल्स, ये सब करने की ज़रूरत पड़ जाती है. वेयर द स्ट्रैटेजी इज़ नॉट इन इट देयर इज़ अ मिसमैच, यू गेट इट. चलिए, दस इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक
leaders seek to develop an organization structure and accompanying controls that are superior to those of their competitors. ठीक है जी. Selecting the organization structure and controls that result in effective implementation of chosen strategies is a fundamental challenge for managers, especially top level managers. So top level managers are the one who actually decide what kind of structure will be laid down in the organization. It's not the, हम ये नहीं बोलेंगे कि it is a part of the functional levels. It's not the functional managers or even the strategic business unit managers who look after, who decide, or who take any decision in implementing or formulating a structure for the organization. It's the top level management which has to think what kind of structure will be compatible, will be suitable, or will be in alignment with their strategy. All right. So ये top level managers का काम होता है कि it's a challenge for them that whatever the strategy they have chosen, whatever the corporate level strategies they have formulated, क्या उससे आपके जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का इन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी जस्ट नाउ. ठीक है, तो वो सब कंपैटिबल भी है या नहीं है. ठीक है, दिस इज बिकॉज कंपनीज मस्ट बी फ्लेक्सिबल, innovative and creative in the global economy if they are to exploit their core competencies in the pursuit of marketplace opportunities. So if there are opportunities existing in the marketplace and you know your strengths, you know your core competencies, how are you going to exploit those competencies or your strengths? Only when the organization is flexible, innovative, creative, it can tap those opportunities as soon as the opportunities arrive. So if you have to do that, you have to be flexible. You have to change as per the changing needs of the market, of the opportunities. ठीक है, companies must also maintain a certain degree of stability in their structure so that day-to-day tasks can be completed efficiently. अगर बहुत ज़्यादा flexibility आ जाएगी, so it's not possible for all the employees to remain in touch with कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा बॉस कौन है, ऑर्डर्स कहीं पर देना होता है, रिपोर्टिंग कहीं करनी होती है, it will become a chaos. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी स्टेबिलिटी, बट चेंजिंग मार्केट एंड इकोनॉमी नीड्स के हिसाब से थोड़ा सा इनोवेशन इज मस्ट इन एवरीथिंग. चलिए, टू एक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूट एज अ मैनेजर एंड एम्प्लॉय इन टुडेज इमर्जिंग बिजनेस सिनेरियो, स्किल्स रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक, organizational and leadership processes are necessary. Definitely you know that, and you will be having these qualities whenever you will become a chartered accountant, so you will thereby become a good manager. चलिए, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, ऐसे में तो पास होना बहुत ज़रूरी है. चलिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? एडसन स्पेंसर हैज सेड दैट द आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ प्लेस वेयर आइडियाज फिल्टर अप एज वेल एज डाउन. ठीक है, वेयर द मेरिट्स ऑफ आइडियाज कैरीज मोर वेट दैन देयर सोर्स. इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? दैट an idea is more valuable than the position or the status of anyone in the organization. And an innovative thing, a suggestion which can change the organization, which can revolutionize or re-engineer the organization's working or make it, give it a competitive advantage, is more valued than from where it is coming from. ठीक है, and where participation and shared objectives are valued more than executive order. So it's not about orders, it's not about dictatorship in the organization कि भाई जो boss हैं उन्होंने आपको subordinate को कोई काम करने के लिए दिया and the subordinate is not doing it as the boss is saying. Rather, the subordinate finds an alternative way which is more easy or which is innovative or which is any way beneficial to the company. In that case, the superior will respect that, will take that suggestion and will implement that suggestion throughout the organization. So ऐसा कुछ माहौल होना चाहिए. This is an ideal type of organization structure. So ये वैसे तो काफ़ी अच्छा सा definition आपको लिख के दिया हुआ है, लेकिन आप ये समझो कि this is already a basic general principle of management. एक टीम स्पिरिट या एस्पिरिट डी कॉर्प्स हम लोग बोलते हैं, वो होना ही चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में. सजेशंस लेने के लिए जो मैनेजर्स हैं उनको फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए. ठीक है जी, और होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं से भी सजेशन आ रहे हो दैट कैरीज मोर वेट, सॉरी द आइडिया कैरीज मोर वेट दैन वेयर द सजेशन इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स. चलिए, सो वी गोना सी
why change in structure is required. So changes in corporate strategy often requires changes in the way an organization is structured for two major reasons. दो वजहें ऐसी होती हैं आपको दी हुई हैं, the first one and the second one, जो बताती हैं आपको कि why you have to change this structure if you have to make a change in the corporate strategy. corporate strategy change कर रहे हो तो structure तो change करना ही पड़ेगा. क्यों? पहला ये है कि structure largely dictates how operational objectives and policies will be established to achieve the strategic objectives. तो आपकी strategy formulation के जो objectives हैं उनको पूरा करने के लिए operations का तो ठीक से सुचारू रूप से चलना ज़रूरी है, operational objectives तो पूरे होने ज़रूरी हैं. So how are these operational objectives governed, or how can these be achieved or accomplished? Only when the structure is as per the organizational objectives or the policies. वैसे स्ट्रक्चर होगा तो भाई ऑपरेशन भी वैसा ही स्मूथली चलेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज इस्टैब्लिश्ड अंडर ज्योग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर काउच्ड ऑन ज्योग्राफिकल टर्म्स. ठीक है. ज्योग्राफिकल टर्म्स होंगे, ज्योग्राफिकल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, ज्योग्राफिकल टर्म्स बता दिए तो ऑपरेशंस वैसे होंगे. ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज आर स्टेटेड लार्जली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन हुज स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ग्रुप्स. भाई प्रोडक्ट ग्रुप के हिसाब से सॉर्ट कर दिया है ऑर्गेनाइजेशन में कि दिस इज द फुटवेयर डिपार्टमेंट, दिस इज द कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, तो उसके हिसाब से ऑपरेशनल पॉलिसीज या फिर ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपके डिसाइड होंगे. द स्ट्रक्चरल फॉर्मेट फॉर डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट all other strategy implementation activities. Definitely it's going to impact all the strategy implementation activities where there is a change, where there is a new thing which is coming, which is coming in the strategy, the corporate strategy. ठीक है जी. And the second one is the second major reason why changes in strategy often requires changes in structure is that strategy dictates how resources will be allocated to achieve strategic objectives. Now it is again saying that strategic objectives को अचीव करने के लिए एक तो आपका ज़रूरी होता है कि ऑपरेशंस ठीक से काम करें, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव हों. दूसरा क्या होना चाहिए, आपका जो रिसोर्सेज एलोकेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और रिसोर्सेज एलोकेशन कैसे होगा, हाउ विल द रिसोर्सेज बी मैनेज्ड विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन हाउ द स्ट्रक्चर इज डिफाइंड. ठीक है. चलिए, if an organization's structure is based on consumer groups या customer groups, then resources will be allocated in that manner. ठीक है. कंज्यूमर ग्रुप्स के हिसाब से कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मान लीजिए कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, these प्रोडक्ट्स वी हैव कैटेगराइज्ड आर फॉर एडल्ट्स, these प्रोडक्ट्स आर फॉर चिल्ड्रन. ठीक है. तो वहीं पर फोकस जाएगा, तो देयर विल बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो दीज आर बेसिक थिंग्स we already know these things, but the framing of answers becomes difficult in SM, which you have to practice more. चलिए, similarly, if an organization's structure is set up along functional business lines, then रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय फंक्शनल एरियाज. अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि फंक्शन वाइज उसको डिवाइड करना ज़रूरी है, जैसे कि R&D अलग कर दिया, अकाउंटिंग अलग कर दिया, ठीक है, तब उस हिसाब से हम रिसोर्सेज का भी एलोकेशन कर देते हैं. ठीक है. रिसोर्सेज मीन्स मॉनेटरी रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. तो the two things which have been mentioned that are required to achieve the strategic objectives are accomplishment of operational objectives and policies and how resources are allocated. ठीक है जी. तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आप एक स्ट्रक्चर के थ्रू बेटर भी कर सकते हो, बेकार भी कर सकते हो. ठीक है. चलिए, अकॉर्डिंग टू चैंडलर, changes in strategy leads to changes in organization structure. We have already seen that structure should be defined or redefined to facilitate the strategic pursuit of a firm, and therefore structure should follow strategy. Chandler found a particular structure sequence to be often repeated as organizations grow and strategy over time and change strategy over time. There is no one optimal organization design or structure for a given strategy. तो मतलब it's just saying that there are organizations which do not change their structures and keep functioning in the old way that they have been already, even though they are making changes in their strategy. So that's not good, that's not an ideal situation, and there can never be an optimal or the perfect or the 100% compatible type of organization design or structure or hierarchy, whatever you may say,
ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई एंड देयर इज समथिंग रिटन इन द बुक्स एंड यू कैन go through the books and find out a perfect or the compatible type of strategy structure. ऐसा नहीं हो सकता है. The structure has to be applied as per the requirements of the industry, or as per whatever is feasible or whatever is required, keeping in view what others or the competitors have applied in their own organizations, or what if there is a market leader or the industry leader, what that leader has applied in his organization. That type of structure is followed generally. ठीक है जी. चलिए, what is appropriate for one organization may not be appropriate for a similar firm. So strategy भी ऐसा ही होता है. A strategy might work for the same type of firm in one industry and might not work for other type of firm in the same industry. ठीक है. Although successful firms in a given industry do tend to organize themselves in a similar way. So successful firms often copy each other in terms of structure, because इससे थोड़ा सा वो भी होता है, what you can say, there is a benefit for the employees as well. एक employee जो होता है, जो top level organization में काम कर रहा है, वो किसी और organization में जाता है, तो there is no problem getting adapted to the new type of organization, because the working culture, or the, you can say, the structure or the hierarchy or the passing of information, whatever, is almost the same between the top level firms in an industry. For example, consumer goods companies tend to emulate the divisional structure by product form of organization. So you will often see कि भाई अगर किसी कंपनी के बहुत सारे मल्टी लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, so they will definitely divisional structure अडॉप्ट करेंगे और अपना जो वो है स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन करेंगे बाय प्रोडक्ट वाइज. ठीक है. इफ़ द फर्म इज़ मैन्युफैक्चरिंग मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड द फर्म इज़ मैन्युफैक्चरिंग डिश वॉशर्स, देन वो दोनों लाइन्स बिल्कुल सेपरेट होंगी, दोनों का एम्प्लॉयज़ बिल्कुल अलग होंगे. समटाइम्स द फैक्ट्री इज़ डिफरेंट, समटाइम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट. सो बिल्कुल अलग तरीके से मैनेज किया जाएगा उनको. ऐसा आप लोग देखते भी हो, जानते भी हो. ठीक है. स्मॉल फर्म्स टेंड टू बी फंक्शनली स्ट्रक्चर्ड, सेंट्रलाइज्ड. सो फंक्शनली हम कैसे जो है फर्म्स को स्ट्रक्चर करते हैं कि भाई जितने भी फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे परचेज हो गया, HR हो गया, अकाउंट्स हो गया, परचेज हो गया, R&D हो गया, तो ये सारे हमने फंक्शंस अलग अलग कर दिए, एंड दैट विल बी अ फंक्शनल स्ट्रैटेजी. ठीक है. दैट इज़ मोर सेंट्रलाइज, बिकॉज देयर इज़ नो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग द फंक्शंस as such. चलिए, medium sized firms tend to be divisionally structured, they are more decentralized. Large firms tend to use an strategic business units or matrix structure. So we are going to learn matrix structure in too much detail, तो अभी मैं नहीं बता रही. As organizations grow, these structures generally change from simple to complex as a result of linking together of several basic strategies. There cannot be a strategy, a different managerial group, you can say, for every kind of product, every little product. अगर Google है तो do you think that there are separate companies for everything that Google provides? There is Google Drive, Gmail, Chrome, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत. If you just search Google services, you will find a lot of things. Google Classroom, Google Ads, there are a lot of things. So आपको लगता है कि उसके लिए अलग अलग उन्होंने क्या प्रोडक्ट वाइज उसको अलग कर रखा होगा? Will there be a divisional structure? It's not possible, it's not feasible to have a divisional structure in such kinds of complex firms where there are number of products or services, whatever you may call. चलिए, these structures generally their structures generally change from simple to complex as a result of linking together of several basic strategies. चलिए, न्यू स्ट्रैटेजी, चैंडलर स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है आपका. नई स्ट्रैटेजी बनी, नए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आने लगे, तो एवरीबडी लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. थोड़ा बहुत आप कोई भी मैनेजर है, कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, किसी नई फर्म में अगर जाता है या फिर मार्केट में कोई नया चैलेंज आता है या फिर नया मेजर स्ट्रैटेजी चेंज होता है, तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, एंड मैनेजर्स हैव टू अडॉप्ट. Managers have to be flexible. They have to make certain changes in their structure as well as sometimes in their strategy too. चलिए, organization performance declines and then a new organization structure is established and organization performance improves. ये ठीक है. फिर new strategies form. So strategy formulation never stops. हमेशा planning चलती ही रहती है in the top level management, तो definitely. चलिए,
Every firm is influenced by numerous internal and external forces. You already know that. We have studied the Porter's 5 forces model too, so we know that there are external forces, internal forces, but no firm could change its structure in response to each of these forces. Definitely that's not feasible, that's not possible, because to do so would lead to chaos. So I've already told you that there will be chaos if there's too much change and too much flexibility. However, when a firm changes its strategy, the existing organization structure may become ineffective. Mostly becomes ineffective whenever there is a major strategy change होगा, तो फिर the old organization structure is going to become ineffective. Symptoms of an ineffective organization include too many levels of management. अब unity of command हमने पढ़ रखा है. This is the principle of management, that there should be unity of command, and एक ही व्यक्ति जो है एक subordinate को orders दे सकता है, but ऐसा नहीं रह जाता है. When there is a matrix structure और there are too many levels of management, तो आपको आपके 4 या 5 bosses होंगे. आज के दिनों में भी आप देखोगे, practical life में भी यही होता है. You are having more than one boss. You have to report to more than one people, more than one person. Too many meetings are attended by too many people, too much attention being directed towards solving interdepartmental conflicts, too large a span of control. So span of management या span of control होता है. What is the ideal number of people which a single manager could manage? So ऐसा बोलते हैं कि 50 लोगों से ज़्यादा एक मैनेजर के अंडर में नहीं होना चाहिए. So अगर उससे भी ज़्यादा है तो ये सब chaos हो जाता है, and it is a sign that the organization is ineffective, the structure is ineffective, and too many unachieved objectives achieve नहीं होंगे, departmental conflicts बहुत ज़्यादा होंगे, cooperation lack करेगा, harmony नहीं होगी. These are the signals, and finally what happens is the organization is not able to survive even though it's having a very good strategy. हो सकता है कि उसके competitors जो हों या market leaders हों, उनके पास उतनी अच्छी स्ट्रैटेजी ना हो, लेकिन इस स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ गई. सो इट इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ द प्लान्स दैट गिव यू सक्सेस, इट्स देयर इम्प्लीमेंटेशन. अगर एक एवरेज लेवल प्लान भी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो गया, सो इट्स गोइंग टू गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. नॉट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्म्स. ओके, यस. चलिए, चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन फैसिलिटेट strategy implementation efforts, but changes in structure should not be expected to make a bad strategy good. So this is obvious. It cannot, it's just a facilitator. The structure is just a facilitator of the already made strategy. It cannot make a good strategy, it cannot make a bad strategy good. To make bad managers good or to make bad products sell. चलिए, structure can also influence strategy. So structure will definitely influence strategy. Sometimes मान लीजिए कि आपने strategy formulation top level managers ने ऐसा कुछ कर दिया which need revolutionary change in the structure, तो ऐसा strategy is not recommended, but obvious है. अगर आप strategy बहुत अच्छा बना रहे हो but it requires dramatic changes in the organization structure, so that is not feasible, that is not possible. So ऐसी strategy को generally drop कर दिया जाता है. It is not an attractive choice. If a proposed strategy requires massive structural changes, it would not be an attractive choice. In this way, structure can shape the choice of strategy, but a more important concern is determining what type of structural changes are needed to implement new strategies and how these changes can best be accomplished. So हम ये देखने वाले हैं आगे चल के. We will examine this issue by focusing on the following basic types of organizational structure: functional, divisional, ये आपने बचपन में भी पढ़ रखे हैं, by geographical area, divisional by product, divisional by customer, divisional process, SBUs and matrix structure. We're going to see all of these. चलिए, in order to implement and manage strategies that have been formulated, all companies need some form of organizational structure, obviously, and as companies formulate new strategies, increase in size or change in their level of diversification, new organizational structures may be required. It's mostly required. ठीक है जी, may be required लिखा है, but because facts cannot be a part of this science, it's not an exact science, तो इसलिए ऐसा नहीं लिखा हुआ है. बट आप ये मान के चलो प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है. आप डाइवर्सिफिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन करती है या फिर उसकी साइज बढ़ती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड, दे आर इनएविटेबल. चलिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द कंपनीज फॉर्मल कन्फिगरेशन ऑफ इट्स इंटेंडेड रोल्स, procedures,
governance mechanisms, authority and decision making processes. So how the decisions are traveling, how the information is traveling through the organization, what is the mechanism, what is the operating procedures, what are the roles which have been assigned to various people, what is the span of management, what everything, you know, a lot of things are determined by the organization structure. Organization structure influenced by factors such as organization's age and size, acts as a framework which reflects managers' determination of what a company does and how tasks are completed given the chosen strategy. जो भी strategy है उसको मद्देनजर रखते आप, the organization structure shows it's an indicator that how much the top management is concerned, is serious, or you know whatever you may say, is determined for how the task will be completed. कैसे काम होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन कैसे किसको रिपोर्ट करेगा, इस चीज़ को लेकर जो टॉप मैनेजमेंट है वो कितना डिटर्मिन्ड है, कितना फोकस्ड है, ये आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखकर पता लग सकता है. ठीक है. The most important issue in the issue is that the company's structure must be congruent with or fit with the company's strategy. So I've already told this a lot of times. There is redundancy of lines. I'll recommend you to read yourself. चलिए, सिंपल स्टार्ट सब आपका सबसे पहला स्ट्रक्चर आ चुका है विच इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर. सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स कुछ भी नहीं है, लिटिल फॉर्मलाइजेशन होगी, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ें नहीं होंगी. ठीक है. चलिए, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कंपनीज दैट फॉलो अ सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी. एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ऑफर अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल जोग्राफिकल मार्केट. जोग्राफिकल मार्केट भी एक ही है और एक प्रोडक्ट है, या फिर मतलब द लाइन ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम, उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं. द लाइन इज नॉट कम्प्लीटली डिफरेंट. The simple structure also is appropriate for companies implementing focused cost leadership और focused differentiation strategy. focused differentiation करनी है, ADL मैट्रिक्स याद करिए. ठीक है. तो focused differentiation अगर कोई कंपनी कर रही है तो it has to concentrate on one thing. It has to concentrate on that particular differentiation which makes it stronger than the leader of the industry. ठीक है. एंड फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप है तो भी उसको कॉस्ट के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर ध्यान देना. इट कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ लॉट ऑफ कॉस्ट्स, अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग. ठीक है. तो ऐसे केसेस में सिंपल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना फीजिबल भी होता है और करा भी जाता है. A simple structure is an organization form in which owner या manager makes all major decisions. So you'll see that in organizations which are not very complex, multinational नहीं है, एक ही geographical area में work कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा even if the geographical area is wide, तब भी जो major decision making होती है वो top management के पास है. या फिर generally आप ये भी देखोगे कि जहाँ पर family based businesses होते हैं, आप as you already know that company cannot be, company is a separate legal entity. हाँ वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन जहाँ पर मोस्टली फैमिली के लोग जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं, वहाँ पर भी आप देखोगे कि द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय फैमिली मेम्बर्स directly and monitors all activities, while the company's staff merely serve as executors. So the company's staff serve as executors. They just execute the tasks, and the managers are, or the owners, they take all the major decisions. So there is centralization or hoarding of information, you can say, little specialization of tasks, few rules, little formalization, unsophisticated information systems, and direct involvement of owner or manager in all phases of day-to-day operations characterize the simple structure. तो simple structure है, मान लीजिए कि आपने ही कोई छोटा सा बिजनेस खोल लिया, एक फैक्ट्री. ठीक है. और आप जो है वर्कर्स को भी देख रहे हो, कभी कभी जो सुपरवाइजर है उसको भी चेक कर रहे हो, है ना. यू आर लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, यू नो व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स वेयर, एंड यू नो द वर्क इन प्रोग्रेसेस एंड एवरीथिंग एल्स. सो देयर इज़ अ लिटिल सोफिस्टिकेशन, बहुत ज़्यादा नहीं है. इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है कि भाई EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, नॉट दी EIS, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ. एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब लगे हुए हैं, सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं, ऐसा जनरली नहीं होता है. ठीक है. इन द सिंपल स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन इज फ्रीक्वेंट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, फ्रीक्वेंटली होता है. यू कैन
even if there is a blue collar employee, he can meet, थोड़ा सा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, एक व्यक्ति दो व्यक्तियों से मिलने के बाद ही कैन मीट द CEO ऑफ द कंपनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड स्पैन नहीं होता है, देर आर नॉट too many levels of management too, and new products tend to be introduced to the market quickly, which can result in a competitive advantage. Because of these characteristics, few of the coordination problems that are common in larger organizations exist. भाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और एक व्यक्ति मैनेज कर रहा है या कुछ लोग मिलके मैनेज कर रहे हैं, हु आर द टॉप मैनेजर्स और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वॉट एवर यू मे कॉल, ठीक है, वो लोग अगर ऐसा करेंगे तो देयर विल बी डेफिनेटली बी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स. A few people or a few individuals cannot be perfect or experts in everything. So अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. द ग्रोथ बिकम्स स्टैग्नेंट टू बी प्रिसाइज. चलिए, a simple organizational structure may result in competitive advantage for some small companies relative to their large counterparts. So भाई अगर कोई एक स्टार्टअप है मान लीजिए, ठीक है, और ऑलरेडी मार्केट लीडर्स हैं, बिजनेस टाइकून्स, ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स हैं किसी इंडस्ट्री में, लेकिन जो स्टार्टअप है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन फर्म है वहाँ पर हर एक चीज़ का डायरेक्ट मैनेजमेंट हो रहा है. देयर आर नो unnecessary orders, or there is no wastage, the resource allocation is proper, everything is being managed directly by the owners and the managers. ऐसे केस में उनको competitive advantage मिल जाता है even as compared to their large counterparts. चलिए, these potential competitive advantage include a broad-based openness to innovative, greater structural flexibility, and an ability to respond more rapidly to environmental changes. So there is always a ability of adoption, because बहुत ज़्यादा formalization नहीं होता, and the owners or the managers, they just have to tap the existing opportunity in the market, and they have to just be flexible and just grab it somehow and implement the छोटी सी strategy है, simple सी, और बता दिया ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, ठीक है ना. the communication is very fast, your understanding I get. चलिए, greater structural flexibility, I'm lost. However, it is if they are successful, small companies grow larger. As a result of this growth, the companies outgrows the simple structure. So whenever the company grows, it becomes larger, it becomes as similar to the large competitors in the market. तो simple strategy जो है वो ख़त्म होने लगती है, evolve होने लगती है, complex होने लगती है. It's but obvious. As a result of this growth, the company outgrows the simple structure. Generally, there are significant increases in the amount of competitively relevant information that requires processing. Most extensive and complicated information processing requirements place significant pressures on owners or managers, often due to lack of organizational skills or experience, or simply due to lack of time. When an organization grows, it is a pressure on the owners or the managers. They are more involved, they become more busy, तो वो हर एक चीज़ को look after नहीं कर सकते हैं. It is not possible for them. So they'll have to implement information processing or reporting systems, management information systems वगैरह, और आपके जो SAP ले लीजिए या ERP ले लीजिए, enterprise resource planning softwares, ये सब implement करने ही पड़ते हैं. It is a pressure on them. चलिए, thus it is incumbent on the company's managers to recognize the inadequacies or inefficiencies of the simple structure and change it to one that is more consistent with the company's strategy. So a time comes when the organization becomes large and has to compete or pace up with the changing market conditions. ऐसे केस में 2-4 लोग या a group of individuals or one person, whosoever it may be, ऐसे they are unable to manage or cope up with the changes, the frequent changes happening in the organization. So it becomes difficult for them, and it's a pressure upon them to adapt or to improve or upgrade the technological part of the organization. ठीक है? To coordinate more complex organizational functions, companies should abandon the simple structures
इन फेवर ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जब बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो दे विल हैव टू अबैंडन द सिंपल स्ट्रक्चर और फिर उनको फंक्शनल स्ट्रक्चर में जंप करना ही पड़ेगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? लार्ज कंपनीज होता है बट नॉट टू मच डाइवर्सिफिकेशन, नॉट टू मैनी प्रोडक्ट लाइन्स, बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन कैन बी जोग्राफिकल एज वेल एंड प्रोडक्ट लाइन्स भी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा मार्केट्स केटर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो इट्स नथिंग लाइक दैट, छोटा सा ही मार्केट है, सिंपल ही है बट हैज़ ग्रोन इन साइज, द स्केल्स ऑफ ऑपरेशंस हैव ग्रोन ड्रामेटिकली। ऐसे केस में सेंट्रलाइजेशन होता है, काफ़ी हद तक सेंट्रलाइजेशन होता है, लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर में जंप करना पड़ता है। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर एज द नेम सेज, फंक्शंस के हिसाब से फंक्शन वाइज कैटेगराइज करना। The widely used structure in business organization is functional structure. सबसे easy भी होता है because you know it comes naturally, you don't have to push it. आपने जैसे कि अपना R&D देखने के लिए आपने एक बिजनेस खोला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखने के लिए एक साइंटिस्ट अपॉइंट कर लिया, ठीक है, और अकाउंट्स वगैरह और बैलेंस शीट एंड द टैक्स पेमेंट्स वो सब देखने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट कर लिया, और कंपनी की फाइलिंग वगैरह देखने के लिए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया। सिमिलरली एक सिविल इंजीनियर अपॉइंट कर लिया, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आई डोंट नो द आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो आपने ऐसे अपॉइंट कर लिया, सो इट इज़ नेचुरल दैट दिस स्ट्रक्चर फॉलोज फंक्शनल स्ट्रक्चर। आपने फंक्शन वाइज सॉर्ट कर दिया अपने फर्म के सारे ऑपरेशंस को, ठीक है जी। अ फंक्शनल स्ट्रक्चर ग्रुप्स tasks and activities by business function such as production operation, marketing, finance accounts, R&D, management information systems. Besides being simple and inexpensive, a functional structure also promotes specialization of labor, encourages efficiency, minimizes the need for an elaborate control system and allows rapid decision making. So these are the advantages or benefits, whatever importance बोल सकते हो, ठीक है। तो it is very important if there is too much specialization needed. अगर किसी टाइप ऑफ फर्म में, किसी टाइप ऑफ बिजनेस में स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना, देयर इज़ मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। तो ऐसे केस में फंक्शनल स्ट्रैटेजी इज़ वेरी गुड। फंक्शनल मैनेजर जो है उसको सिर्फ अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ का काम करना है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उसको टैक्सेशन और बैलेंस शीट्स वगैरह और फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, इनकम टैक्स वगैरह ये सब देखना है, डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस देना है। सो ही इज़ एन एक्सपर्ट इन डूइंग दैट। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मिनिमम एरर्स, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो फास्ट बिकॉज द फंक्शनल लेवल मैनेजर्स हैव डायरेक्ट रिपोर्टिंग विद द टॉप लेवल मैनेजर्स। तो जो भी प्रॉब्लम आती है वो लोग डायरेक्टली जो है टॉप लेवल मैनेजर से डिस्कस कर सकते हैं एंड दे कैन रैपिडली अप्लाई इट ऑन देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। So it is inexpensive as well and the efficiency is also too much because एक व्यक्ति है अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको वो काम बिल्कुल आ जाता है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इट मिनिमाइजेज द नीड फॉर इलाबोरेट कंट्रोल सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अलाउज रैपिड डिसीजन मेकिंग। और दिस इज़ दी फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक CEO बैठा हुआ है, उसके साथ एक कॉर्पोरेट स्टाफ है विच इज़ लुकिंग आफ्टर दी देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस। तो कॉर्पोरेट स्टाफ भी होता है एक CEO या फिर MD कह लो आप, ठीक है। द फंक्शनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ CEO और अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सपोर्टेड बाय कॉर्पोरेट स्टाफ विद functional line managers in dominant functions such as, dominant functions क्यों लिखा हुआ है, these are the main functions। ऐसे तो बहुत सारे functions हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल, HR अलग कर लो, HR पर्सनल अलग भी होता है कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में, कई सारे में नहीं होता है। सो डोमिनेंट फंक्शंस आर कि मतलब जो आप मोटा मोटा एक ब्रॉड बोलोगे व्यू इन फॉर्मुलेटिंग द फंक्शंस। Dominant functions such as production, financial accounting, marketing, R&D, engineering and human resource. The functional structure enables the company to overcome the growth-related constraints of the simple structure. Simple structure से अच्छा होता है, growth-related constraints जो हैं simple structure में उनको overcome करता है, ठीक है। Enabling and facilitating communication and coordination. So coordination is better, communication is also better. As there can be direct communication with the CEO, जो corporate आपका staff corporate
जो स्टाफ है उसके साथ डायरेक्टली जो लाइन हेड्स हैं या फिर फंक्शनल लेवल मैनेजर्स कह लीजिए, उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो भी एडवाइस लेनी है ले सकते हैं, आपस में भी ये लोग कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं. द कोऑर्डिनेशन बिकम्स ईजियर बिकॉज just the corporate staff is already there, or the functional level managers are already there. They facilitate the communication between their respective subordinates. All right, so the communication is also easy and coordination becomes easier. However, compared to the simple structure, there also are some potential problems. So definitely everything comes with pros and cons. देखते हैं, differences in functional specialization and orientation may impede communications and coordinations. Thus, the CEO must integrate functional decision making and coordinate actions of the overall business across functions. Functional specialists often develop a myopic or narrow view perspective, losing sight of the company's strategic vision and mission. When this happens, this problem can be overcome by implementing the multi-divisional structure. तो बहुत सारा इसमें बातें लिखी हुई हैं. कहने की ये कोशिश है कि भले ही कम्युनिकेशन जो होता है वो अच्छा हो जाता है, कोऑर्डिनेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज इफ़ टू डिपार्टमेंट्स हैव टू कोऑर्डिनेट, द कॉर्पोरेट स्टाफ और द लाइन मैनेजर कैन कम्युनिकेट आपस में, और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर ली और इंफॉर्मेशन कैन ट्रैवल. पर कभी कभी ऐसा होता है, दीज पीपल हु आर मैनेजिंग देयर ओन फंक्शन, दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज एक्सपर्ट्स, तो वो इम्प्रूवमेंट भी नहीं करते हैं. पहली बात तो वो क्या बोलते हैं ना कि कुएं के मेढक की तरह, नैरो व्यू. ओके, तो नैरो व्यू उनका रह जाता है. दे आर अनेबल टू थिंक बियॉन्ड देयर ओन फंक्शन. सो इनोवेशन कह लो आप, या कोई नया चीज़, कुछ री इन्वेंशन, इनोवेशन, इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज द पीपल हु आर कंसर्न्ड, हु आर द हेड्स ऑफ देयर ओन functions, they are just concerned about their own functions, and they lose the sight of the company's vision or the corporate objectives, the corporate level objectives as a whole. So they lose sight of that vision or the mission of the corporate as a whole. तो फिर उनको alignment करना पड़ता है, and that is the responsibility of the CEO or the MD. ठीक है जी. तो वहाँ पर थोड़ा सा coordination में भी problems आती है. थोड़ा सा जो अपने line managers होते हैं, they get offended, they get offended while communicating with other people of their same level. ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं इन फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज. चलिए, सो what was written here was, it may impede मतलब रुकावट पैदा करना in the communications and coordination. Thus the CEO must, it is the responsibility of the CEO, he has to integrate the functional decision making and coordinations of the overall business. ठीक है. Functional specialists may often develop a narrow view, a narrow perspective. They lose sight of the company's strategic vision and mission. And it can be overcome by a multi-divisional structure. तो हम divisional structure देखेंगे, उसके बाद देखेंगे multi divisions हम कैसे बनाते हैं. ठीक है, और that can be overcome. मतलब divisional structure is better than functional structure obviously, but it is not definitely recommended for very small organizations. You'll see. चलिए, थर्ड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर. हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर देख चुके हैं, उसके बाद हमने देखा फंक्शनल स्ट्रक्चर, एंड देन वी गोना सी व्हाट डिविजनल स्ट्रक्चर मींस. डिविजन्स बनाना, डिविजन्स प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है, कस्टमर वाइज भी हो सकता है, प्रोसेस वाइज हो सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज हो सकता है. 4 तरीके से आपको बताया गया है कि डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है. ठीक है. एज अ फर्म ग्रोज ईयर आफ्टर ईयर, इट फेसेस डिफिकल्टी इन मैनेजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट मार्केट्स. मान लीजिए कि आपने एक कंपनी बनाई और आपने फंक्शनल लेवल जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया. देयर इज़ अकाउंटिंग फंक्शन, देयर इज़ सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, R&D, प्रोडक्शन प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें हो गई. ठीक है. अब मान लीजिए अकाउंट्स, आप लोग सिंस यू गोना बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अकाउंट्स का एग्जांपल देते हैं. अकाउंट्स में क्या हो रहा है कि you are not able to manage the different lines of products, different lines of services that are being offered. So it's getting cumbersome. It gets cumbersome when the company is into a wide line of products, or there are too many geographical markets that the company is serving. तो ऐसे में थोड़ा सा separation ज़रूरी होता है. ठीक है. A group of chartered accountants, if let us assume, are there in the accounting function. कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं. ठीक है.
लेकिन समटाइम्स दे हैव टू वर्क ऑन वन प्रोडक्ट एंड द अदर टाइम्स दे हैव टू वर्क ऑन द अदर वन, एंड इफ देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट प्रोसेस बिकम्स cumbersome, the decision making gets impeded. चलिए, तो some forms of divisional structure generally become necessary to motivate employees, control operations and compete successfully in diverse locations. So location बहुत दूर दूर है तो भी आपको अलग अलग employees रखने पड़ेंगे. इवन इन इंडिया अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी नहीं भी लो तो नॉर्थ इंडियन कस्टमर्स के लिए जनरली नॉर्थ इंडियन सेल्स पर्सनस या फिर पीपल फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया आर चूजन, साउथ इंडियंस के लिए साउथ इंडियन पीपल्स और एम्प्लॉयज़ आर चूजन. तो ऐसा हो जाता है बिकॉज देयर इज़ अ पर्सनल टच सेल्स डिपार्टमेंट में स्पेशली, and they are well versed with the existing conditions over there, so it becomes easier for the employees. It is a motivation for the employees. चलिए, motivate employees, control operations and compete successfully in diverse locations. The divisional structure can be organized in one of the four ways: by geographical area, by product or service, by customer or by process. So with the divisional structure, functional activities are performed both centrally and in each division separately. तो हर डिवीजन में फंक्शंस तो अलग अलग परफॉर्म होंगे ही होंगे. ऐसा है कि अगर मान लीजिए 2-3 लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स में कंपनी डील कर रही है, बिजनेस कर रही है, जैसे कि मान लीजिए फुटवेयर डिवीजन हो गया या फिर और आपका हो गया कॉस्मेटिक डिवीजन हो गया, ठीक है. तो क्या कॉस्मेटिक डिवीजन के अंदर खुद का सेल्स, खुद का अकाउंट्स, खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसा नहीं होगा क्या? डेफिनेटली you cannot dispense with the functional strategy. functional levels होंगे, function wise sorted होंगी चीज़ें, but अलग अलग divisions पे अलग अलग होंगी, and there will be a central sorting of the functions as well. चलिए देखते हैं कैसे. एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, आपको दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट फाइनेंस, एक ये फाइनेंस हेड हो गया, ठीक है. जैसे कि हम इसको CFO बोल देते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है. कॉर्पोरेट लीगल या PR, कंपनी सेक्रेटरी है कोई, ठीक है. चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोल लीजिए, जो भी है, ठीक है. फिर जनरल मैनेजर. एक डिवीजन ये है, एक डिवीजन ये है. मान लीजिए कि ये है फुटवेयर, ये है कॉस्मेटिक्स, तो इसमें कॉस्मेटिक में भी मार्केटिंग अलग हो रही होगी, प्रोडक्शन अलग, पर्सनल अलग, और जितने भी फंक्शंस वॉट एवर द रिक्वायर्ड फंक्शंस आर, डोमिनेंट फंक्शंस, उनके हिसाब से फंक्शंस तो सॉर्टेड होंगे ही होंगे. बट देयर विल बी अ कॉर्पोरेट टॉप मैनेजमेंट स्टाफ which will look after the particular functions as well, ठीक है. corporate staff will be there, but functions जो होंगे they will be redundant कह लीजिए, या फिर they will be different in different divisions. चलिए, divisional structure has some clear advantages. First and foremost, accountability is clear. Who knows what to do, the employees, they know what to do, whom they are accountable, whom they are answerable to. That is, divisional managers can be held responsible for sales and profit levels. Definitely the divisional managers, they can be held responsible if अगर उनका जो division का sales है वो नीचे जा रहा है, they can be held responsible for whatever if there is not the budgets are not being met, ठीक है. Because the divisional structure is based on extensive delegation. क्यों बोला है? Because there is minimum or you can say no negligible information holding. आपको इस डिवीजन जनरल मैनेजर को हर एक चीज़ पता होगी अपने पर्टिकुलर डिवीजन के बारे में. सो देयर इज़ टू मच डेलीगेशन, एंड ये तो सिर्फ हेल्प करने के लिए एक तरीके से मान लीजिए रिपोर्टिंग हेड्स कह लीजिए कि भाई रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर जनरल मैनेजर्स इनको. बाकी द CEO और द MD कैन नॉट होल्ड इन्फॉर्मेशन बिकॉज जनरल मैनेजर्स हैव टू नो एंड हैव टू फॉर्मुलेट देयर strategies for their respective division. चलिए, because the division structure is based on extensive delegation, managers and employees can easily see the result of their good or bad performances. As a result, employee morale is generally high in a divisional structure than it is in a centralized structure. Centralized structure में पता ही नहीं चलता है कि भाई क्या परफॉर्मेंस है, और हमारे मतलब employees feel demotivated कि हमारे होने की वजह से whether or not the firm or the organization is actually earning profits. What am I good for? ऐसी फीलिंग आ जाती है. yes. तो अगर आप किसी डिवीजन का पार्ट है and the division is performing good, then you know that you are valuable for the division, you are valuable for the company. So it generally shoots up the morale of the employee. Other advantages
of divisional design are that it creates career development opportunities for the managers. career development कैसे होगा, ज़्यादा level of management होंगे, ज़्यादा corporate ladder जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा आपके पास grow करने के लिए opportunity होता है. allows local control of local situations, leads to a competitive climate within organization and allows new businesses and products to be added easily. अगर आपको नया product line use करना है, नया geographical market में expand करना है, you can easily add one more division. There will be no problem in the existing division. So it is good for a company which is into diversification a lot. ठीक है. और लोकल चीज़ें लोकल जगह पे हैंडल हो जाती हैं. अगर आपने डिविजन्स जो बनाए हुए हैं वो जोग्राफिकल एरिया वाइज बनाए हुए हैं तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नॉर्थ डिवीजन है तो उसके प्रॉब्लम्स नॉर्थ डिवीजन में ही सॉल्व हो जाएंगे, साउथ डिवीजन है साउथ में सॉल्व हो जाएंगे, वेस्ट है ईस्ट है, उस हिसाब से चलिए. द डिविजनल डिज़ाइन is not without some limitations. Definitely limitations देख लेते हैं. Perhaps the most important limitation is that divisional structure is costly. Definitely there is redundancy. हर एक division में, whether it is geographically distributed or it is customer wise or it is product wise, हर एक का functions जो है वो तो अलग अलग होता ही है. तो there becomes redundancy. आपको अकाउंट्स या टैक्सेशन के लिए हर एक डिवीजन में अलग अलग नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखने पड़ेंगे. ठीक है. एक इफ़ यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपको रखने पड़ेंगे. ठीक है. इफ़ यू आर द CEO, सॉरी. चलिए. परहैप्स द मोस्ट फर्स्ट, ईच डिवीजन रिक्वायर्स फंक्शनल स्पेशलिस्ट हु मस्ट बी पेड. फंक्शनल स्पेशलिस्ट तो होते ही हैं. सेकेंड, देयर एग्जिस्ट सम डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ सर्विसेज, डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज, फैसिलिटीज एंड पर्सनल. फॉर इंस्टेंस, फंक्शनल स्पेशलिस्ट्स आर ऑल्सो नीडेड सेंट्रली भी चाहिए, एक कॉर्पोरेट स्टाफ भी चाहिए टू कोऑर्डिनेट डिविजनल स्ट्रक्चर्स एक्टिविटीज़, और भाई सेंट्रली के अलावा डिविजन्स के अंदर भी चाहिए. ठीक है. तो देयर इज़ अ रिडंडेंसी ऑफ फैसिलिटीज़, रिडंडेंसी ऑफ पर्सनल. कभी कभी समटाइम्स इफ द डिवीजन देयर इज़ अ डिफरेंट ह्यूज डिफरेंस ऑफ वर्कलोड बिटवीन डिवीजन्स. कभी कभी किसी डिवीजन में चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा काम कर रहा होगा, कभी कभी कुछ डिवीजन में कुछ भी काम नहीं होगा उसके पास. सो देयर कम्स अ हिडन unemployment as well. I won't go into economics right now, पर चलिए थर्ड वन देख लेते हैं. थर्ड disadvantage is managers must be well qualified because the divisional design forces delegation of authority. Better qualified individuals require high salaries. Better individuals आप लोग लेके आओगे. जो डिविजनल मैनेजर है, he'll think that he has to compete with the other divisions. उसको खुद का बजट एलोकेशन भी ज़्यादा चाहिए, उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, अपनी सैलरी भी बढ़ानी है. ठीक है. तो वो ये सोचेगा कि हमारा डिवीजन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, सोचेगा. तो वो बहुत अच्छे लोगों को हायर करेगा, रिक्रूट करेगा अपने अंडर में. तो दैट टेक्स मनी, दे टेक हायर सैलरीज. A divisional structure can also be costly because it requires an elaborate headquarters driven control system. So there is a headquarter, there is a CEO, उसके नीचे कुछ लोग, उसके नीचे कुछ divisions के नीचे कुछ लोग. So there is a complete inverted tree which comes into being. ठीक है. तो it is very elaborate. Finally, certain regions, products or customers may sometimes receive special treatment and it may be difficult to maintain consistent company-wide practices. So company-wide practices या company policies सब जगह implement करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है. बिकॉज डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज आप ले लो, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें हर जगह पर चलने लगती हैं, या फिर एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स और वॉट एवर इट मे बी. चलिए. nonetheless, for most large organizations and many small firms, the advantages of divisional structures more than offset the potential limitations. So although there are a number of limitations in the divisional structure, but they offset its advantages because it is a good structure. It keeps a line of separation between two different products or two different geographical markets or two different types of customers. आप अगर कुछ सेपरेशन होगा तो फिर एम्प्लॉयज़ भी होंगे, अपने लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ में काम करेंगे. ठीक है. A divisional structure by geographical area is appropriate for organizations whose strategies are formulated to fit the particular needs and characteristics of customers in different geographical area. अगर geographical area wise चीज़ें बनी हुई हैं, सॉरी प्रोडक्ट्स हैं किसी कंपनी के, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग, अपैरल ले लो आप. ठीक है. तो दिल्ली NCR है तो वहाँ के कपड़े अलग होंगे. ठीक है. बिहार है, ईस्ट साइड है, वहाँ के कपड़े अलग होंगे. साउथ इंडिया में कपड़े अलग पहने जाते हैं. ठीक है. तो हर एक ज्योग्राफिकल एरिया का नीड अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है. ठीक है. तो उस हिसाब से
जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ज्योग्राफिकल एरिया बेस्ड होगा। चलिए, this type of structure can be most appropriate for organizations that have similar branch facilities located in widely dispersed areas. A divisional structure by geographical area allows local participation in decision making and improved conditions within a region. So a person who is living in that particular region is better versed with the situations or the taste or the preferences of the customers residing over there. तो हम वहीं के लोग को हायर करना पसंद करते हैं, एम्प्लॉय करना पसंद करते हैं, so that we can get better, the top management can get better suggestions, better information about the local people over there. The divisional structure by product or services में is most effective for implementing strategies where specific products or services need special emphasis. So अगर एक कंपनी ने प्रोडक्ट वाइज वो कब सॉर्ट करती है अपने डिविजन्स को, when each product needs specialization, focus. Also, this type of structure is widely used when an organization offers only a few products or services. When an organization's products or services differ substantially, बहुत अलग अलग है। P&G ले लीजिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, क्या नहीं बनाती हैं वो, ठीक है। आपके पास हर दूसरा तीसरा प्रोडक्ट P&G का होगा, या हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लीजिए, ठीक है। तो इनके लिए क्या आपको लगता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर होगा? डेफिनेटली होगा। हर एक प्रोडक्ट जो होगा वो सॉर्टेड होगा, बट दैट माइट नॉट बी सो इन द केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ऑल्दो माइक्रोसॉफ्ट इज मेकिंग systems and Microsoft is holding LinkedIn है, सोशल मीडिया भी है उनका, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा सेपरेशन नहीं हो सकता है मे बी। The divisional structure allows strict control over and attention to product lines, but it may also require more skilled management forces and reduced top management control. So there is top management control बहुत reduce हो जाता है, और specialization तो चाहिए ही चाहिए। General Motors, DuPont and Procter and Gamble use a divisional structure by product to implement strategy. So I already told you P&G है, हर प्रोडक्ट पे उनको ध्यान देना है, हर प्रोडक्ट का different type of advertisement, different type of everything is different man. So it's compulsory to have a divisional structure where a few major customers are of paramount importance. हमें customer focused division बनाना है वहाँ पर, and many different services are provided to these customers. Then a divisional structure by customer can be the most effective way to implement a strategy. So if you have to implement your strategies where the focus is on different types of customers or different age group wise हो सकता है, income level wise हो सकता है, customers का bifurcation. This structure allows an organization to cater effectively to the requirements of clearly defined consumer groups. For example, book publishing companies often organize their activities around consumer groups such as colleges, secondary schools, and private commercial schools. Some airline companies may have two major consumer divisions: passengers and freight or cargo services. Bulks are often ऑर्गेनाइज्ड एज डिवीजन सच एज पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ठीक है। तो आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि भाई बुक पब्लिशिंग कंपनी है तो वो कॉलेज पे फोकस करेगी, स्कूल्स पे फोकस करेगी, ठीक है, पब्लिशर्स के पास जाएगी कि हमारी बुक का एडवर्टीजमेंट कर दो, ठीक है। तो बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन द रीडर्स और द कंपनी इज अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ बुक एंड द एज ग्रुप विच इज़ गोइंग टू रीड दैट बुक, तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करना है। तो वैसा ही इस डिविजनल स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा कस्टमर वाइज, ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर बाय प्रोसेस इज सिमिलर टू अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, प्रोसेसेस को अलग करना, लेकिन डिविजन्स बनाना प्रोसेसेस के अलग अलग। जैसे कि साइकिल है, ठीक है, साइकिल है तो एक जगह पर टायर बन रहा है, एक जगह पर असेंबली हो रही है, एक जगह पर पेंटिंग हो रही है, तो प्रोसेस वाइज हमने सेपरेट कर दिया, डिविजन बना दिया, बिकॉज एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड according to the way work is actually performed. However, a key difference between these two designs is that functional departments are not accountable for profits or revenues, whereas divisional process departments are evaluated on these criteria. तो जो divisions बन जाते हैं एक process के within, so they have to they are accountable or responsible for profits or revenues. उनका वेस्टेजेस अलग नापा जाता है, उनका कितना रिसोर्स एलोकेशन हुआ, उसके हिसाब से कितना वेस्टेज हुआ, कितना आउटपुट निकला, ये सब पूरी अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, उनको इवैल्यूएट किया जाता है उनका परफॉर्मेंस, बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ फंक्शनल. So therefore the cost benefit analysis in the functions is not possible, but it is definitely possible and it is done in the case of divisional structure which is structurized product wise. ठीक है जी, चलिए आ जाते हैं मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर पे, एम फॉर्म, which is a little bit different from the divisional structure.
और इसको देखते हैं मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर और एम फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ operating divisions where each division represents a separate business. So this is very important. Every division functions as a separate business to which the top corporate officers delegate responsibility by day to day operations. जो हैं वो top corporate officers में से कोई देगा, but the operations are completely different. तो आप बोलोगे कि भाई it is sounding like divisional structure product wise में भी तो अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, तो they are operating as separate business units. Definitely it is somewhat like that, but we'll see the differences. चलिए, for day to day operations in business unit is strategy to division managers. So business unit में कौन सी strategy लगनी है? That is communicated by the corporate officers to the division managers. Now you don't have to cram this कि भाई corporate officer जो होता है वो communicate करता है to the division managers. It is but obvious that there is a channel of communication from the top to the bottom of the strategies of the policies which have to be implemented in the respective divisions. ठीक है? By such delegations, the corporate officer is responsible for formulating and implementing overall corporate strategy and manages division through strategic and financial control. So the corporate officers are responsible for the implementation of overall corporate level strategy. So they are obviously in touch or day to day correspondence with the divisional managers for implementing the same, for taking feedback, and chaliye. Multi-divisional M-form structure was developed in 1920s in response to coordination and control related problems in the large firms. तो ये कैसे tackle करता है the deficiencies or the shortcomings which are there in the divisional structure, ये हम देखेंगे. Functional departments often had difficulty dealing with distinct products, lines and markets, especially in coordinating conflicts, priorities among the products. Costs were not allocated to individual products, so it was not possible to assess an individual products profit contribution. तो हर एक product का individual contribution नहीं पता चल पाता है because there is no allocation where there is a functional strategy. Loss of control meant that optimal allocation of firms' resources between product was difficult, if not impossible. ठीक है, अगर control lose होगा, बहुत ज़्यादा decentralization हो गया, तो फिर the divisional managers, as you can take an example कि divisional managers जो हैं वो बहुत ज़्यादा resources को exploit करेंगे because they are not concerned about too much about the budget, about the money of the resources. I'm talking about the monetary or the financial resources of the organization. उनका क्या है, उनको तो ये लगेगा कि हमारा division जो है वो profit ज़्यादा reap करे, benefit ज़्यादा reap करे, so they'll hire experts, experienced personnel, and they'll reckless in spending in the salary expenditure unless there is control from the top managers. अगर top manager के side से control होगा, they'll look after and they'll compare the earlier year's salaries and they'll question or make the divisional managers responsible or accountable for significant spending. In that case, there could be some control possible. So that control is there in the case of multi-divisional structure where there is a corporate layer or the corporate officers who are in day-to-day touch with the divisional managers, so they do not get too much autonomy. ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा autonomy ना मिले operations की कि भाई जो भी मना रहा है वो कर रहे हैं division managers. So there is a layer in the top in the corporate level जो day-to-day correspondence करती रहती है किसके साथ? divisional managers के साथ. Top managers became over-involved in solving short-term problems such as coordination, communication, conflict resolution, and neglected long-term strategic issues. So this problem arises also mostly in the case of functional level strategies. छोटी organization है या फिर बड़ी organization हो गई है और divisional level structure adopt नहीं किया है, ऐसे केस में day to day problems इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, चीज़ें coordinate करना ये वो कि फिर बड़े decisions नहीं ले पाता जो top level है because there is centralization. Multi-divisional structure calls for what are the features of the multi-divisional structure? सबसे पहला है it creates separate divisions for representing each distinct business unit. So every separate division is treated as a separate business unit और दूसरे business units को उससे कोई as such मतलब नहीं होता है. There is no communication, there is no coordination, nothing is required. Each division would house its functional hierarchy. Definitely functional hierarchy तो होना ही पड़ेगा. You can never dispense with, you can never absolve yourself from having a functional structure. Functional structure तो होना ही पड़ेगा. नीचे जाके किसी ना किसी लेयर में
होना ही पड़ेगा. Divisional managers would be given responsibility for managing day-to-day operations. Divisional managers तो appoint होंगे ही, as in the case of divisional structure. A small corporate office that would determine the long-term strategic direction of the firm and exercise overall financial control over the semi-autonomous divisions. So this is very important over here, that the divisions are not having full autonomy. उनके पास पूरी आज़ादी नहीं होती है चीज़ें करने की, because there is a ऑफिस, स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस बोल लीजिए, या फिर कुछ कॉर्पोरेट के लोग होते हैं who look after the decisions which are being made by the divisional manager for that particular business unit. ठीक है, and they also look after the long term strategies of the organization, कि जो divisions हैं they do not get deflected from the mission or vision or the corporate level strategies. अपनी खुद की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ऐसा ना हो कि वो डिफ्लेक्ट कर जाएं फ्रॉम द कॉर्पोरेट विजन और दी ओवरऑल कंपनी पॉलिसी. तो सेमी ऑटोनॉमी होती है. दिस वुड इनेबल द फर्म टू मोर एक्यूरेटली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेसेस, सिंप्लीफाइंग कंट्रोल प्रॉब्लम्स, facilitate comparisons between the divisions, improving the allocation of resources, and stimulate managers of poorly performing divisions to seek ways to improve performance. तो सबसे important चीज़ यहाँ पर allocation of resources ही है, and control तो है ही. कंट्रोल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, बिकॉज इफ़ देयर इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर है तो भाई आपने एक कॉर्पोरेट लेवल में जो है वो फंक्शंस देखने वाले लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं. डिविजन्स को इंडिविजुअली देखने के लिए कॉर्पोरेट लेयर में कोई नहीं होता है, तो डे टू डे कॉरस्पॉन्डेंस नहीं हो पाता है सीईओ के साथ. ठीक है जी, तो डिविजन्स के पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी आ जाती है, नैरो विजन हो जाता है, मायोपिक विजन हो जाता है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन. बट वो चीज़ यहाँ पर आकर सॉल्व हो जाती है, and there is better allocation of resources, because the corporate layer which is looking after the divisional managers, वो ये इंश्योर करते हैं that standards are being met, budget में जो allocated expenses हैं वो कहीं overshoot नहीं हो. ठीक है जी. When the firm is less diversified, strategic controls are used to manage divisions. Less diversified, strategic controls are used to manage divisions. ठीक है. Strategic control refers to the operational understanding of corporate officers of the strategies being implemented within the firm's separate business unit. बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है. SBUs जो बना रखे हैं उनमें जो स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट होनी है उसके लिए कॉर्पोरेट ऑफिसर्स बना दिए. ठीक है. दे आर लुकिंग आफ्टर वेदर और नॉट द स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स SBUs आर अडियरिंग टू द स्ट्रैटेजीज. ठीक है. सो इट इज़ लेस डाइवर्सिफाइड, तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हम लोग लगा देते हैं. एंड इंक्रीज इन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेन्स द कॉर्पोरेट ऑफिसर्स एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन्स ऑफ ऑल इट्स बिजनेस यूनिट्स. तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन अगर हो गया है तो दे कम्स अ कॉन्स्टेंट ऑन द इंडिविजुअल्स. कॉर्पोरेट लेवल में भी कितने लोग होंगे, 20 लोग, 25 लोग, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, नहीं कर पाते हैं. इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज द बिजनेस यूनिट्स इंडिविजुअली और टू लुक आफ्टर देम और टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देम, स्पेशली द वंस विच आर नॉट रीपिंग दैट मच बेनिफिट. ठीक है जी. एंड डिविजन्स आर देन मैनेज्ड बाय फाइनेंशियल कंट्रोल्स which enables corporate officers to manage the cash flow of the divisions through budgets and an emphasis on profits from distinct businesses. तब हम कैसे मैनेज करते हैं? पहले तो देखिए, आपसे कह रहा है कि it's saying that where there is less diversification, तब तो strategic controls काम कर जाते हैं कि भाई एक corporate office बना लिया and of the strategies being implemented, जो भी strategy implement हो रही है उसका ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग ले लिया. ठीक है. बट वेयर देयर इज टू मच डाइवर्सिफिकेशन, वहाँ पर द कंट्रोल इज इम्प्लीमेंटेड बाई पुटिंग और लेइंग डाउन फाइनेंशियल कंट्रोल्स. ठीक है. फाइनेंशियल कंट्रोल मीन्स बजट्स वगैरह एलोकेट करना कि भाई इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं, ये इस स्ट्रैटेजी इस बिजनेस यूनिट में या डिवीजन में हम इतना पैसा लगा रहे हैं, सो वी एक्सपेक्ट दिस मच profit or this much benefit and these should be the expenses and everything else. ठीक है जी. However, because financial controls are focused on financial outcomes, they require that each division's performance to be largely independent of the performance of the other division. So the SBUs come into the picture. जब आपने फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगा दिए हैं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? दैट द बिजनेस यूनिट्स, द सेपरेट बिजनेस यूनिट्स, दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट फॉर देयर परफॉर्मेंस. उनको भी आपस में कॉम्पीट करना पड़ेगा. एंड देयर इज डेफिनेटली डिफरेंस इन द
लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन किया, प्रोडक्ट वाइज डिवीजन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कुछ और होगा, एक प्रोडक्ट का कुछ और होगा। अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ अलग अलग लेवल्स ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकते हैं। ऐसे केसेस में इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द डिविजन्स टू कॉम्पीट अमंग्स देमसेल्व्स। हो सकता है कि एक पोटेंशियली बेटर बिजनेस यूनिट जो है वो आपका उतना फोकस ना पड़ पाए बिकॉज ऑफ सम अदर बिजनेस यूनिट, तो ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाता है। सो ये इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम जो है वो एलिमिनेट करने के लिए the strategic business units comes into the play. Strategic business units. So now the business units have converted are being called strategic business units or the SBUs. ठीक है, तब हम SBU structure देखते हैं. However, because financial controls are focused on financial outcomes, they require that each division's performance be largely independent of the performance of other divisions. So SBUs come into the पिक्चर. अब SBU स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या होता है. द कॉन्सेप्ट इज रेलेवेंट टू मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेसेस एंटरप्राइज. बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे बिजनेसेस है किसी एंटरप्राइज में, SBU स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा उसको. It is impractical for an organization with a multitude of businesses to provide separate strategic planning treatment to each of its products or businesses. It has to necessarily group the products or businesses into a manageable number of strategically related business units. तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट यूनिट बनाना, उसको कंट्रोल करना आइदर थ्रू कॉर्पोरेट ऑफिस और थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जैसा कि आपको यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई थी. ठीक है, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर द कॉर्पोरेट लेवल और द कॉर्पोरेट ऑफिसर्स. ठीक है, it is impractical for an enterprise for I've already read that it has to necessarily group them into a manageable number of strategically related business units and then take them up for strategic planning. The question is, what is the best way of grouping the products or businesses of such large enterprises? ऐसी बड़ी बड़ी enterprises हैं जो बहुत सारे products manufacture कर रही हैं, बहुत सारे types के businesses में हैं. How is the grouping done? How to group them into one strategic business unit? I mean नॉट जस्ट वन. भाई ग्रुपिंग करनी है तो अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे, तो जितने भी ग्रुप्स बन रहे हैं कितना स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स बन जाएगा. SBU इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस विच इज अमेनेबल टू कॉम्पोजिट प्लानिंग ट्रीटमेंट. मतलब कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या है? इट इज़ अ यूनिट विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस. स्मॉल बिजनेसेस हैं जो रिलेटेड हैं, उनको हमने ग्रुप कर दिया, एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बना दी. और अब इस पूरी बिजनेस यूनिट पे हम एक कंट्रोल लगा सकते हैं, एक प्लानिंग या एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज द ऑपरेशंस माइट बी द सेम और देयर मस्ट बी सिमिलैरिटीज. ऑब्वियसली रिलेटेड बिजनेसेस होने चाहिए. एज पर दिस कॉन्सेप्ट मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज ग्रुप्स इट्स मल्टीट्यूड ऑफ बिजनेसेस into a few distinct business units in a scientific way. The purpose is to provide effective strategic planning treatment to each one of the products or businesses. Definitely each product or business has to be looked after. Otherwise grouping की वजह से कोई isolate ना हो जाए, ऐसा ना हो कि किसी पर कम ध्यान दे पाए management. So it has to be scientific, it has to be done in a scientific way. The three important characteristics of SBU are: it is a single business or a collection of related businesses. So it's not that it cannot be a single business. We have studied earlier as well that strategic business unit can be one product also. अगर बहुत significant product है या फिर market share, the percentage of profit derived from that particular product is too much as compared to all the others taken together. ऐसे केस में वो एक प्रोडक्ट जो होगा या फिर एक बिजनेस होगा, दैट विल बिकम SBU. ठीक है, इट इज़ अ सिंगल बिजनेस और अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस विच ऑफर स्कोप फॉर इंडिपेंडेंट प्लानिंग एंड विच माइट फीजिबली स्टैंड अलोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. It has its own sets of competitors. It has a manager who has the responsibility for strategic planning and profit performance and who has control of profit influencing factors. So there are some factors which influence the profit of the division or the SBU. ठीक है, तो that manager is having the control on such thing and he is responsible for his particular SBU and it has his own set of competitors. एक अलग ही business है, उसके ऊपर अगर group of businesses है, related businesses है, तो उसके ऊपर एक planning, एक strategy implementation apply किया जा सकता है. Historically, large multi-business firms were handling business planning on a territorial basis since their structure was territorial. As in many cases, such a structure
was the outcome of a manufacturing or distribution logistics. Often the territorial structure did not suit the purpose for strategic planning. When strategic planning was carried out treating territories as the units for planning, it gave rise to two difficulties. यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने divisions बनाए as per geographical area, divisions as per geographical area, ठीक है, तब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. पहला, since a number of territorial units handled the same products were getting varied स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट्स. एक ही जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैंडल हो रहे हैं, सो दे गेट अ ट्रीटमेंट of a same strategic planning. So I'm sorry, it was not the first point. The second point I explained कि भाई अगर since a given territorial area, territorial planning unit carried different and unrelated products. एक ही territorial area में अलग अलग territorial areas हैं, geographical area wise हमने distribution कर रखा है. ऐसे केस में अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स विद डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वर गेटिंग आइडेंटिकल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट. तो अगर आपने जोग्राफिकल एरिया वाइज स्ट्रैटेजी लगा दी, फॉर्मुलेट कर दी, इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो फिर उस जोग्राफिकल एरिया में बिकने वाले सारे प्रोडक्ट्स भले ही वो अलग अलग हों, उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग हो स्ट्रैटेजी का, तब भी उनको सेम या आइडेंटिकल लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी मिलती है. और क्या प्रॉब्लम आती है? सेकेंड वन इज कि अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में सेम बिकने वाले प्रोडक्ट्स, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में सेम बिकने वाले प्रोडक्ट्स को अलग अलग स्ट्रैटेजिक ट्रीटमेंट मिलता है, बिकॉज आपने जोग्राफिकल एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. ठीक है, तो सिंस अ नंबर ऑफ territorial units handled the same product was getting varied strategic planning treatment. तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आ जाती हैं where the division is based upon geographical areas. The concept of SBUs breaks away this practice. It recognizes that just because the firm is structured into a number of territorial units, say 6 units, it is not necessarily a 6 different business units. ऐसा हो सकता है कि भाई सेम प्रोडक्ट हो, हर जगह एक ही प्रोडक्ट बिक रहा है, तो फिर उसको सेम कर दो ना, और हर जगह अलग अलग प्रोडक्ट बिक रहा है, या फिर एक दो जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग प्रोडक्ट बिक रहा है तो प्रोडक्ट वाइज अलग कर लो. ठीक है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट में तो कोई वन टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन होता ही नहीं है ना. आप प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर ग्रुप वाइज अलग अलग साइंटिफिक वेज को ले सकते हो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बनाने में. इट मे बी इंगेज्ड ओनली इन 3 distinct businesses. It is also possible that it is engaged in more than 6 businesses. The endeavor should be to group the businesses into an appropriate number of SBUs before the firm takes up the strategy formulation task. तो strategy formulation करने के पहले you have to group your businesses or your products not as per division. So divisional structure आपका जो कि प्रोडक्ट वाइज और जोग्राफिकल एरिया वाइज और प्रोसेस वाइज ऐसे आप सॉर्ट करते हो अपने प्रोडक्ट्स को, वो दैट हैज़ बिकम ऑब्सोलीट नाउ, दैट हैज़ बिकम ट्रेडिशनल. अब आपको स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स बनानी है, सिमिलर और रिलेटेड बिजनेसेस को एक जगह पे रखना है, एंड दे कुड बी geographical area wise, they could be product wise, service wise, they could be age group wise, customer wise, process wise, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. There has to be some scientific way of grouping them together and that is sufficient. The SBU structure is composed of operating units where each unit represents a separate business to which the top corporate officers delegates responsibility for day to day operations. अच्छा, टॉप कॉर्पोरेट जो है ऑफिसर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर रहा है, तो इससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? कंट्रोलिंग वाली, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा डिविजनल स्ट्रक्चर में. डिविजनल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से जो डे टू डे ऑपरेशन वाला चीज़ होता है दैट बिकम्स डिफिकल्ट, एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी टू इट्स मैनेजर्स. बाय सच डेलीगेशन द कॉर्पोरेट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग overall corporate strategy and manages SBUs through strategic and financial controls. So there is no one particular division head, कोई division head नहीं है यहाँ पर. strategic business unit बनाई and the top level managers or the top corporate officers are directly in touch with it and they are responsible for implementing and formulating the strategies for managing strategies for the SBUs as a whole. ठीक है, hence the SBU structure groups similar products into strategic business units and delegates authority and responsibility for each unit to a senior executive. These are important features of SBUs कि भाई senior executive है वही देख रहा है डायरेक्टली. तो कंट्रोल वाला पॉइंट जो था, जो डिसएडवांटेज था एक कह लीजिए डिविजनल स्ट्रक्चर में, वो भी आपने ख़त्म कर दिया. और
सो नाउ द टू प्रॉब्लम्स विच वर देयर इन द केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर वो सॉल्व हो जाती हैं. एक तो कम्युनिकेशन की डे टू डे कम्युनिकेशन हो जाता है बिकॉज द टॉप लेवल ऑफिसर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल. सो दिस चेंज इन स्ट्रक्चर कैन फैसिलिटेट strategy implementation by improving coordination between similar divisions and channeling accountability to distinct business units. फिर आप SBU वाइज देखना शुरू कर देते हो. चलिए, एक ऊपर प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, CEO भी बोल सकते हो, ठीक है. एक अब देखो, आप देख रहे हो एक कॉर्पोरेट लेयर बनी हुई है फॉर द फंक्शंस. तो फंक्शनल लेवल वाला कॉर्पोरेट लेयर भी आ गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर वाला. अच्छा, अब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट ए है, इसमें मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट होगा, ठीक है. अब ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट भी बना दी, 3 डिविजन्स ले लिए. यहाँ पे हो सकता है 3 डिविजन्स हो ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस या फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है. स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट सी बना दिया, ये एक पर्टिकुलर खुद का एक प्रोडक्ट हो गया मान लीजिए, या फिर डी और एक डी बना दिया जिसमें 3 अलग अलग डिविजन्स है जो कि ज्योग्राफिकल एरिया वाइज है, ठीक है. तो दिस इज अ मिक्सचर, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मिक्स एंड मैच ऑफ द डिविजनल, द फंक्शनल, एवरीथिंग, ठीक है. दिस इज स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट कॉन्सेप्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. SBU structure consists of at least 3 levels, with corporate headquarters at the top, SBU group at the second level, and divisions grouped by relatedness within each SBU at the third level. तो आखिरी लेवल जो है थर्ड लेवल, उसमें डिविजन्स होंगे अलग अलग और उनको आपने एक जगह ग्रुप कर रहा है. ऑब्वियसली आपने अगर ग्रुप भी कर दिया है एंड यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एज अ होल ऑन दैट स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, तब भी थोड़ा तो डिफरेंशिएशन होना पड़ेगा. If the products have been grouped, there has to have some kind of differentiation. थोड़ा प्रोसेस में डिफरेंस होगा एंड थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा. तो डिविजन्स तो चाहिए ही चाहिए, डिविजन्स के अंदर में फंक्शंस तो चाहिए ही चाहिए. This enables the company to more accurately monitor the performance of individual businesses, simplifying control problems. I've already told you it has also facilitates comparison between divisions, improving the allocation of resources, and can be used to stimulate managers of poorly performing divisions to seek ways to improve the performance. So अगर poorly performing divisions हैं तो जो managers हैं वो सोचते हैं कि भाई किसी और SBU में ट्रांसफ़र किया जाए या फिर उसके ऊपर और ध्यान दिया जाए, फंड एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए या फिर इसको बिल्कुल सेल ऑफ कर दिया जाए यूनिट को. They can think accordingly. This means that within each SBU divisions are related to each other, as also that SBU groups are unrelated to each other. SBU groups are unrelated to each other, तभी तो SBU बनाने की ज़रूरत पड़ी है, वरना सबको एक साथ ग्रुप कर सकते थे. SBUs are definitely dissimilar within each SBU. अच्छा, one more thing, if the diversity is not too much, तब SBU structure recommended नहीं होता है because it is costly. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. केटरिंग डिफरेंट जोग्राफिकल मार्केट, केटरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बेसिस. इन दैट केस SBU स्ट्रक्चर इज रिकमेंडेड, ठीक है. तब डिविजनल स्ट्रक्चर काम नहीं कर पाता उतना ज़्यादा, इसलिए SBU स्ट्रक्चर लगाना पड़ता है. छोटे और स्मॉल साइज एंड मीडियम साइज फर्म्स के लिए SBU स्ट्रक्चर नहीं लगता है. चलिए, this means that within each SBU divisions are related to each other, as also that SBU groups are unrelated to each other. Within each SBU, divisions producing similar products and or using similar technologies can be organized to achieve synergy. So I've already told you कि भाई technology wise, process wise, product wise कैसे भी SBUs आप बना सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो. Individual SBUs are treated as profit centers and controlled by corporate headquarters, directly controlled by corporate headquarters that can concentrate on strategic planning rather than operational control. तो डे टू डे ऑपरेशन देखने की ज़रूरत नहीं है. आपने SBU बना दिया, अब आप कॉर्पोरेट प्लानिंग करो, देखो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं, उस पर फोकस किया जा सकता है, ठीक है. By corporate headquarters that can concentrate on strategy for planning rather than operational control, so that individual divisions can react more quickly to the environmental changes. For example, Sony का एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लीज याद रखेंगे. हैज बीन restructuring to match the SBU structure within its 10 internal companies as organized into 4 SBUs. इन्होंने 10 कंपनीज को 4 SBU में बांटा because it has been pushing the company to make better use of software products and contents. Sony's music, films, games, and its television and audio gear to increase its profitability. By its strategy, Sony is one of the few companies that have the opportunity to integrate software and content across a broad range of consumers electronic products. So you can read it. और ये Sony का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है.
चलिए, द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द ग्रुपिंग इज दैट all related SBUs, all related product related from the standpoint of function should fall under one SBU. It's nothing, it's just saying that प्रोडक्ट के रिलेटेड फंक्शन वाइज प्रोडक्ट में जो भी फंक्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम दैट फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू देयर कुड बी वन SBU, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड. चलिए, इन अदर वर्ड्स द SBU कॉन्सेप्ट हेल्प्स a multi-business corporation in scientifically grouping its businesses into few distinct, बता चुके कितनी बार. Such a grouping would in turn help the organization or corporation carry out its strategic management endeavor better. The concept provides the right direction to strategic planning by removing the vagueness and confusion often experienced in such multi-businesses enterprises in the matter of grouping of their businesses. Multi-business, multiple geographical area, multiple products, multiple services. ऐसे cases में there is always ambiguity, vagueness होती है, पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं. There's a long channel of communication to the top managers. There's confusion. बस ठीक है, हाँ. I am not getting those words. There's chaos rather, cumbersome processes, ठीक है. तो उन सबको एलिमिनेट करने के लिए SBUs बनाना ज़रूरी होता है. लाइक देर इज़ वन डिविजनल मैनेजर, एक लाइन बन गई डिविजनल मैनेजर्स की, और डिविजनल मैनेजर्स में भी आपने ग्रुप बना दिए विच आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिसर्स. चलिए, द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन SBU एंड द बेनिफिट्स अ फर्म में डिराइव फॉर बाय यूजिंग द SBU स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज. आपको बेनिफिट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं. साइंटिफिक मेथड ऑफ ग्रुपिंग दी बिजनेसेस ऑफ मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन विच हेल्प्स द फर्म इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेहतर हो जाएगी यदि मल्टी बिजनेसेस को आपने, मल्टी बिजनेस फर्म हो और आपने सिमिलर प्रोडक्ट्स को, सिमिलर वॉट एवर, इट कुड बी एनी साइंटिफिक वे ऑफ ग्रुपिंग, अगर उनका ग्रुपिंग कर दिया किसी साइंटिफिक मेथड से बिजनेसेस का, ठीक है. एन इम्प्रूवमेंट ओवर द टेरिटोरियल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेसेस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेस्ड ऑन टेरिटोरियल यूनिट्स. अगर टेरिटोरियल ग्रुपिंग हो रहा है तो उसमें भी बेटरमेंट हो सकता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टेरिटोरियल ग्रुपिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. दो प्रॉब्लम्स होती हैं. सिमिलर प्रोडक्ट अगर बिक रहे हैं अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में तो उनमें सब में अलग अलग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं एक जोग्राफिकल एरिया में तो उस पर भी सिमिलर identical strategy implementation हो जाता है, which shouldn't be there. So it eliminates that problem. An SBU is a grouping of related businesses that can be taken up for strategic planning distinct from the rest of the businesses. So they are dissimilar within themselves. Product businesses within an SBU receive same strategic planning treatment and priorities. तो सिमिलर बिजनेसेस को आप ग्रुप इसीलिए करते हो सो दैट कॉर्पोरेट जो स्ट्रैटेजी है वो इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स को, ठीक है. एंड इट इज़ ईजियर फॉर देम टू इम्प्लीमेंट इट ऑन द SBU एज अ होल इवन इफ इट contains a lot of businesses under it. The task consists of analyzing and segregating the assortment of businesses portfolios and regrouping them into a few well-defined, distinct, scientifically demarcated business units. Scientifically demarcated, so demarcation बनाना मतलब एक लाइन बनाना, एक separation करना in the business unit which is done scientifically, सोच समझ के. not आप साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है, साइंटिस्ट को अपॉइंट नहीं करना है, इट इज़ नॉट दैट, बट द मैनेजर्स हैव टू थिंक एंड प्लान एज टू विच यूनिट शुड बी कैटेगराइज्ड और grouped into one SBU and what should be the basis of it. Products or businesses that are related from the standpoint of function are assembled together as a distinct SBU. कोई भी प्रोडक्ट और बिजनेस होगा जो फंक्शंस के स्टैंड पॉइंट से सेम होगा, उसको एक जगह पर रख देंगे, उसको एक SBU में डाल देंगे, ठीक है. अनरिलेटेड बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स इन एनी ग्रुप आर सेपरेटेड इफ दे कुड बी असाइंड टू एनी अदर SBU अप्लाइंग द क्राइटेरियन ऑफ functional relation, they are assigned accordingly, otherwise they are made into separate SBUs. So you know that. चलिए, grouping the businesses on SBU lines helps the firm in strategic planning by removing the vagueness and confusion generally seen in grouping businesses. So grouping businesses हैं. अब ऐसा डिविजनल स्ट्रक्चर में देखिए ऐसा भी होता है कि आप जो डोमिनेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके ही डिविजन्स बना पाओगे. कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स को आपको उन्हीं डिविजन्स में जो है वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, मर्ज, ठीक है जी. तो ऐसे केसेस में दैट पर्टिकुलर डिवीजन विच इज़ हैविंग अ डिसिमिलर प्रोडक्ट, सो देयर कम्स अ नेचुरल कन्फ्यूजन और केओस, वेगनेस आ जाती है थोड़ी सी, उसको एलिमिनेट करता है. Grouping the businesses on SBU lines help the firm in strategic planning by removing the vagueness and confusion generally seen in grouping businesses. It also facilitates the right setting for correct strategic planning and facilitates
correct relative priorities and resources to the various businesses. Each SBU is a separate business from the strategic planning point of view. In the basic factors, that is the mission, vision, competitive and competition and strategy, one SBU will be distinct from the other. Definitely हम SBUs को इसीलिए सेपरेट कर रहे हैं कि हम उनको अलग अलग बिजनेसेस की तरह होल्ड कर सकें, देख सकें, ट्रीट कर सकें, तो उनका मिशन विजन सब कुछ अलग हो जाएगा. इट विल बी लाइक वर्क लाइक अ सेपरेट बिजनेस. ठीक है. ईच SBU विल हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजी. ईच SBU विल हैव अ CEO. ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर द SBU and its profit performance. He will have control over most of the factors affecting the profit of the SBU. So अलग अलग CEOs हैं. ऑल्दो CEO नाम से नहीं भी बुलाया जाएगा तो कोई वो नहीं है. ठीक है. इवन इफ दे आर कॉल्ड द कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, इट्स फाइन. सो every SBU is having its own executive officer who is at the top, the managing director, whatever you may say, or he is responsible for managing that particular SBU. So there is no confusion, no vagueness, there is no communication, like negligible communication होता है SBUs के बीच में आपस में. ठीक है. तो coordination problem भी नहीं आती है. The question posed at the corporate level are, first, whether the corporate body wishes to have a related set of SBUs or not, and if so, on what basis. So सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि भाई SBUs बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, और अगर बनाने हैं तो कौन से बेसिस पे. दिस इशू ऑफ रिलेटेडनेस इन टर्न हैज डायरेक्ट implications on decisions about diversification. Relatedness might exist in different ways. चलिए देख लेते हैं. SBUs might build on similar technologies or provide similar sorts of प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, या तो प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेसिस पे या टेक्नोलॉजी के बेसिस पे SBUs बनाना. SBUs माइट बी सर्विंग सिमिलर और डिफरेंट मार्केट. अलग अलग मार्केट्स के बेसिस पे आपने बना दिया. इवन इफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स डिफर, इट मे बी दैट द कस्टमर्स आर सिमिलर. तो कस्टमर के बेसिस पे भी आप बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द टेक्नोलॉजीज अंडरपिंड फ्रोजन फूड, वॉशिंग पाउडर्स एंड मार्गरीन production may be very different, but all are sold through retail operations, and UNIL operates in all these product fields. So it's Unilever actually. So Unilever का example दे रहे हैं कि रिटेल ऑपरेशंस के लिए अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इवन दो दे आर डिसिमिलर, तो तब भी हम उनको एक SBU में रख सकते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू वन टाइप ऑफ ऑपरेशन और दे आर फोकस्ड ऑन ओनली वन टाइप ऑफ कस्टमर. सो कस्टमर के बेसिस पे कर सकते हैं. मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. यू कैन रीड इट एंड वेरी वेल फ्रेम द आंसर्स योरसेल्फ, बट आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू. और इट मे बी that other competencies on the basis on which the competitive advantage of different SBUs are built have similarities. Unilever would argue that the marketing skills associated with the three product markets are similar. For example, ठीक है, तो मार्केटिंग एफर्ट्स के ऊपर या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए आप SBUs को एक ग्रुप में रख सकते हो. आई मीन some of the businesses in one group to form one SBU. The identification of SBU is a convenient starting point for planning. Once the company's strategic business units have been identified, the responsibility for strategic planning can be more clearly assigned. ठीक है जी. अच्छा, देख लेते हैं हमने यहाँ तक क्या देखा है. First we saw the simple structure. Then we went to the functional structure जिसमें हमने function wise sort किया. फिर we went to the divisional structure जिसमें हम अलग अलग product wise या कंज्यूमर वाइज, प्रोसेस वाइज या जोग्राफिकल एरिया वाइज सॉर्ट करते हैं बिजनेसेस को डिविजनल स्ट्रक्चर में. देन वी सॉ मल्टी डिविजन और डिविजनल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, और मल्टी डिविजन में बस एक कॉर्पोरेट लेयर एडेड थी विच लुक्स आफ्टर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द डिविजन्स, जिसकी वजह से सेमी ऑटोनॉमस बन जाते हैं डिविजन्स. थोड़ी सी ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, बट देयर इज लेस ऑटोनॉमी इन द केस ऑफ मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर. सेमी ऑटोनॉमस बन जाते हैं. देन वी सॉ SBU स्ट्रक्चर जिसमें हमने SBUs बनाने हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. These two, the last ones, are really important from the exam point of view. चलिए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर देखते हैं. मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फाइंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड मैट्रिसेस इन द फर्स्ट चैप्टर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ टेबल जैसा है. हाँ, वैसा ही कुछ है. चलिए देखते हैं. मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाइंड दैट ऑर्गेनाइजिंग अराउंड either functions in the functional strategy
or around products or geography in the divisional structure provides an appropriate organization structure. ठीक है? So it's saying that most of the organizations either adopt the functional structure or the divisional structure. The matrix structure, in contrast, may be very appropriate when the organization conclude that neither functional nor divisional structure forms, even when combined with horizontal linking mechanisms like strategic business units, are right for the implementation of their strategies. बस अगर किसी organization को ये समझ में आ रहा है that the functional structure or the divisional structure are not compatible with their working with their type of product or service which they are offering, in that case matrix structure has a role to play. So sometimes it happens that the strategic business unit structure जो होता है, SBU structure होता है, it is nothing but a evolved divisional structure. डिविजनल स्ट्रक्चर में आप ग्रुपिंग कर दो डिविजन्स की, वो एसबीयू स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो भी आपका काम नहीं करेगा अगर आपका डिविजनल स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा है. ऐसे में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर काम करता है. इन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड प्रोडक्ट फॉर्म्स आर कंबाइंड साइमल्टेनियसली एट द सेम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल एंड प्रोडक्ट फॉर्म्स आर कंबाइंड साइमल्टेनियसली एट द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम किनको, फंक्शन को भी कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट को भी कंबाइन करेंगे. कैसे? Employees have two superiors, a product or project manager and a functional manager. समझ रहे हो आप कि हमने एक प्रोडक्ट वाइज भी, मान लीजिए 4 प्रोडक्ट्स हैं एक कंपनी के और हर प्रोडक्ट में एक अकाउंट डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है, लेकिन what we are doing it, we are merging the products as well, and we are not merging the products, we are combining द फंक्शंस ऑफ दोज 4 प्रोडक्ट्स. उन 4 प्रोडक्ट्स के फंक्शंस को हमने कंबाइन कर दिया. अब क्या होगा कि अ सी ए लाइक यू योगा ना भी सी एज, आप किसको कैसे रिपोर्ट करोगे? एक तो अकाउंट्स फंक्शन का हेड होगा, उसको रिपोर्ट करोगे, और 4 प्रोडक्ट्स अलग हैं, उनके चारों के हेड्स होंगे, उनको रिपोर्ट करोगे. तो आपके पास एक प्रोडक्ट हेड भी होगा, एक फंक्शन हेड भी होगा. ये कहने की कोशिश है, अभी आप और अच्छी तरीके से समझ जाओगे जब आगे आओगे. तो वेयर हैव वी बीन, द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है. Employees have 2 superiors, okay, a product and project manager. एक प्रोडक्ट मैनेजर हो जाएगा या फिर प्रोजेक्ट कह लो, बिकॉज अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो फिर सर्विस होगा या फिर जो भी है, वॉट एवर द केस में बी. एंड अ फंक्शनल मैनेजर, और फंक्शंस को आपने कंबाइन कर दिया है, मर्ज कर दिया है, तो एक फंक्शनल मैनेजर होगा. द होम डिपार्टमेंट, दैट इज होम डिपार्टमेंट हम किनको बोलते हैं? परमानेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स, जो कि विच आर गोइंग टू बी देयर, विच आर गोइंग टू फंक्शन इन ऑल द टाइप्स ऑफ the products or the services which the organization is offering. ठीक है, मतलब अगर आपने नया प्रोडक्ट ऐड किया तो ये जो होम डिपार्टमेंट्स हैं वो आप ऐड नहीं करोगे. उसमें कुछ स्पेशल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लीजिए ऐड करना है, तो आप वो ऐड करोगे, ये वाले डिपार्टमेंट्स ऐड नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल, द होम डिपार्टमेंट दैट इज इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग इज यूजुअली functional and is reasonably permanent. ठीक है, people from these functional areas are often assigned temporarily to 1 or 2 प्रोडक्ट यूनिट्स और प्रोजेक्ट्स. सो ये फंक्शनल जी आपके होम डिपार्टमेंट हो गए, होम डिपार्टमेंट्स कह लीजिए या होम फंक्शंस कह लीजिए, ठीक है. इनमें से कुछ लोगों को, 2-3 लोगों को आपने अलग अलग प्रोडक्ट में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में या प्रोडक्ट्स में अपॉइंट कर दिया. सो दे आर हैविंग 1 फंक्शनल हेड एज वेल एंड 1 प्रोजेक्ट हेड. ठीक है, समझ रहे हो? द प्रोडक्ट यूनिट्स और प्रोजेक्ट्स आर यूजुअली टेम्पररी एंड एक्ट लाइक डिविजन्स. इन दैट दे आर डिफ्रेंसिएशन ऑन अ प्रोडक्ट मार्केट बेसिस. तो प्रोडक्ट वाला डिफ्रेंसिएशन तो होता है. दे वे नॉट कंबाइनिंग प्रोडक्ट्स, एक्चुअली प्रोडक्ट भी कंबाइन कर दोगे और फंक्शंस भी कंबाइन कर दोगे, तो सो दैट विल अल्टीमेटली बिकम अ फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं है, मैट्रिक्स की तरह चल रहा है, मतलब कि डिविजन्स बने हुए हैं, प्रोडक्ट अलग अलग हैं, डिवीजन प्रोडक्ट वाइज बने हुए हैं, लेकिन उन डिविजन्स में आपस में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चैनलाइज हो रहे हैं. ठीक है, चैनलाइज हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. ठीक है, मतलब कि अगर फुटवेयर और कॉस्मेटिक डिवीजन है तो उन दोनों का अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक ही है. ठीक है, उसमें कुछ सीएस जो हैं वो कुछ सीएस जो हैं वो फुटवेयर के लिए काम करते हैं, कुछ सीएस जो हैं वो कॉस्मेटिक के लिए काम करते हैं, एंड दे आर रोटेटेड एज वेल. तो इस तरीके का कुछ होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. चलिए, a matrix structure is the most complex of all designs. It is complex because it depends upon both vertical and horizontal flows of authority and communication, hence the term matrix. In contrast, functional divisional structure depend primarily on vertical flows of authority and communication. So vertical होता है, it is like an inverted tree.
फंक्शनल में भी आपने ऊपर 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 कम्युनिकेट करना होता है, डिवीजन में भी डिविजनल हेड को बताओ, फिर ऊपर 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 ऐसे कम्युनिकेशन होता है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम. बट इन द केस ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आपका साइड वेज भी कम्युनिकेशन होता है, अलग अलग डिवीजन में भी आप जाते हो, यू आर हैविंग नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. सम होम, देयर आर सम होम डिपार्टमेंट्स, देयर आर सम होम फंक्शनल डिविजन्स जो कि लुक आफ्टर करते हैं दैट पर्टिकुलर फंक्शन इन ऑल द प्रोडक्ट्स. ठीक है. Other characteristics of the matrix structure that contributes to the overall complexity include dual line of budget authority, dual sources of reward and punishment, share authority, dual reporting channels, and a need for an extensive and effective communication system. So the communication system has to be very good in the case of matrix structure क्योंकि ये communication के ही ऊपर based है. ठीक है. Employee morale भी high होता है, redundancy नहीं होती बहुत ज़्यादा चीज़ों की. जैसे मैंने आपको बताया था कि divisional structure में क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट वाइज आपने डिविजन्स बना दिए, फिर सबके अंदर अलग अलग अकाउंट्स है, अलग अलग सबका, उन दोनों का HR डिपार्टमेंट है, उनका अलग अलग R&D है. ठीक है. तो रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. उस डुप्लीकेशन को बचाता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. ठीक है. तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में डुअल रिपोर्टिंग भी है, अथॉरिटीज़ भी शेयर हो रही हैं to different superiors who are working maybe on different levels of authority, and there is a need for effective and robust communication system. Despite its complexity, the matrix structure is widely used in many industries including construction, healthcare, research and defense. Some advantages of the matrix structure are that project objectives are clear. There are many channels of communication. Workers can see the visible results of their work and shutting down a project is accomplished relatively easy if the project जैसे कि मान लीजिए डिवीजन स्ट्रक्चर में अगर आपने एक नया डिवीजन बना दिया एक नए प्रोडक्ट के लिए एंड द प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी अ फेलियर, ऐसे केस में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बंद करना मतलब पूरे डिवीजन को क्लोज करना, मतलब इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क टू वाइंड अप द थिंग्स. But in the case of matrix structure, it is very easy to manage projects. Construction companies, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का आप एग्जांपल ले लो. कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, थोड़े टाइम के लिए प्रोजेक्ट मिलना है. ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन कुड भी अलग अलग चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हो सकता है. कभी हॉस्पिटल बिल्डिंग, कभी बंगलो बिल्डिंग, अलग अलग चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हो सकता है. कभी फ्लैट्स हो सकते हैं, अपार्टमेंट्स हो सकते हैं. सो आर यू गोइंग टू डिफ्रेंशिएट देम अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स? ऐसा तो हो नहीं सकता. ठीक है. तो एंड देयर कुड नॉट बी अ फंक्शनल स्ट्रक्चर एज वेल. फंक्शनल स्ट्रक्चर भी आप जनरली अलग नहीं कर सकते हो क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलने हैं, सबको उसमें इन्वॉल्व होना है. ठीक है. तो आप जनरली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हो. जो भी प्रोजेक्ट आया उसमें सब लोग इन्वॉल्व हुए, सारे के सारे जो आपके फंक्शंस हैं, एक फंक्शनल हेड है. ठीक है. जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक प्रोजेक्ट आया कंपनी के पास तो आपने अपने अकाउंट्स वाले जनरल मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है और जो प्रोजेक्ट हेड है उसको भी रिपोर्ट करना है. आपको वो प्रोजेक्ट एलोकेट किया गया है. ठीक है. एम्प्लॉय मोरेल भी हाई हो रहा है, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है. सो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ही अडॉप्ट होता है सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में, और if I precisely say in those types of businesses where there are different projects in every project is different, in those cases product based manufacturing में नहीं होता generally. In order for a matrix structure to be effective, organization needs planning, training, clear mutual understanding of roles and responsibilities, excellent internal communication and mutual trust and confidence. ये सब चीज़ें चाहिए तभी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो सक्सेस हो पाएगा. अदरवाइज देयर कुड बी अ लॉट ऑफ केओस क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली बाय बिजनेसेस बिकॉज दे आर परसुइंग strategies, add new products. They are pursuing strategies, add new products, consumer groups, and technology to their range of activities. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इस वजह से मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है. Out of these changes are coming product managers, functional managers, geographical managers, all of whom have important strategic responsibilities. When several variables such as product, customer, technology, geography and functional area have roughly equal strategic priorities, a matrix organization can be an effective structural form. इसका मतलब है जैसे ही बिजनेस आए या फिर जैसा भी रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन है वैसा इसमें हो रहा है. देयर आर नो lines or demarcations between the products, between the types of units or the business units. Okay.
matrix structure was developed to combine the stability of the functional structure with the flexibility of the product form. It is very useful with the external environment, especially its technological and market aspects, is very complex and changeable. It does, however, very useful with this external environment obviously, and it is complex, changeable भी होता है. It does, however, produce conflicts revolving around duties, authority and resource allocation. Resource allocation separate नहीं हो पाता भाई, demarcation कोई नहीं है तो पता नहीं चल पाता चीज़ें, और accountability problems आ जाती हैं, responsibility problems बहुत ज़्यादा आ जाती हैं. To the extent that the goals are to be achieved are vague and the technology used is poorly understood, a continuous battle for power between product and functional managers is likely. So there is a continuous battle for power between the product and the functional managers. Product manager जो होगा वो सोचेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस हो, और जो फंक्शनल मैनेजर है वो पुश करेगा पुल करेगा एम्प्लॉय को टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द फंक्शनल function whatever the function is performing in. ठीक है, तो there is a continuous pushing of the employees. ठीक है, the matrix structure is often found in an organization or within a SBU where the following three conditions exist. कहाँ पर SBUs कहाँ पर matrix structure implement किया जाता है. Number 1, ideas need to be cross fertilized across projects or products. ऐसा कोई project अलग अलग changing projects हैं, अलग अलग जो है products हैं, तो ऐसे केस में there has to be a cross communication between the departments. So ऐसे केस में, या फिर resources are scarce and abilities to process information and to make decision need to be improved. So there is a delay in channelizing of information, and decision making is very much delayed. ऐसे cases में भी resources बहुत कम है, better utilization of resources करना है, हर एक product के लिए अलग अलग redundant department रखना affordable नहीं है, possible नहीं है, तो ऐसे cases में matrix structure adopt होता है. ठीक है, देख there is a top manager at the top, or as you can see that the functions have been separated, segregation of functions हुआ है यहाँ पर. लेकिन you can see कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो ऐसा क्यों है? सेल्स के अंदर में बहुत सारी सेल्स यूनिट है, या फिर उनका सेग्रीगेशन हुआ है. सो व्हाई इज़ इट सो? इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मे बी प्रोडक्ट के बेसिस पे कर दिया है, या फिर जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे कर दिया है. तो मान लीजिए कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट. तो यहाँ कंपनी के पास 4 प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स हैं, 4 प्रोडक्ट्स हैं, और फंक्शन वाइज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड ये प्रोडक्ट वाइज भी है. तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस सेल्स यूनिट में कोई व्यक्ति, सेल्स का व्यक्ति काम कर रहा होगा, तो ही हैज़ टू रिपोर्ट टू हिज सेल्स हेड एज वेल एज द हेड ऑफ द पर्सन एज वेल एज द हेड हु इज़ लुकिंग आफ्टर द प्रोडक्ट नंबर 2. ओके, सो 2 लोगों को थोड़ा मल्टी रिपोर्टिंग हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, एंड द कम्युनिकेशन हैज़ टू बी वेरी रोबस्ट. ठीक है, ये सब चीज़ें होती है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में. कभी कहीं पर भी किसी को भी कम्युनिकेट करना पड़ सकता है आपस में. मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेल्स यूनिट हैं, ये सारी की सारी एक प्रोडक्ट की हैं, बट दे विल हैव टू कम्युनिकेट विद द अदर्स एज वेल बिकॉज दे आर अंडर सेम यूनिट. सारी सेल्स यूनिट भी जो है वो सेल्स के अंदर में है, तो सेल्स में आपस में भी कम्युनिकेशन होता है और प्रोडक्ट वाइज भी होता है. ठीक है, सो दिस इज़ मैट्रिक्स. ठीक है, चलिए नाउ विल सी कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस आर चेंजिंग दीज डेज. पहले क्या होता था और अब क्या होता है. सो चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइंस में हम देखते हैं. ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में क्या होता था? पहले एक लार्ज कॉर्पोरेशन है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है, ऊपर से नीचे जो है वो ऑर्डर्स फ्लो करते हैं, नीचे से ऊपर जो है वो रिपोर्टिंग फ्लो करती थी. ठीक है, एंड सेंट्रलाइज टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग है, ऊपर से डिसीजन फ्लो करके नीचे तक जाते थे, और सब जो नीचे जो लोग होते थे द सेकेंड लेवल मैनेजर्स और द लोअर लेवल लास्ट लेवल मैनेजर्स जो है, सुपरवाइजर्स वगैरह हैं, उनको सिर्फ ऑर्डर्स जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना होता है. दे आर जस्ट द एग्जीक्यूटर्स. वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है जी, वर्टिकल इंटीग्रेशन फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है. ये ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइंस में होता था पहले के टाइम पे. वर्क क्वालिटी टीम्स, वर्क टीम्स बनी हुई हैं, और वर्क एंड क्वालिटी टीम्स आर डिफरेंट. So the work of one team is checked or verified by the quality assurance team. So quality team भी बनी हुई है, वर्क टीम भी हैं जिनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है उनके ऊपर. वर्क फंक्शनल टीम्स भी बनी हुई हैं, फंक्शंस के हिसाब से अलग अलग, उनके ऊपर भी कंट्रोल होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है. मिनिमम ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है. स्पेशलाइज्ड लोग ले आए किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ का और उसको लगा दिया उस पोजीशन पे. ठीक है, जो प्रॉपर आप एक टिपिकल स्टाफिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजर
हियर इज़ टू पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस, तो वो चीज़ आ जाती है, वो दैट रिक्वायर्स मिनिमल ट्रेनिंग। स्पेशलाइज्ड जॉब डिज़ाइन फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स, ठीक है जी, देख रहे हो आप कि इंडिविजुअल फोकस्ड जो है वो जॉब डिज़ाइन है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो उसमें कुछ कुछ चीज़ें या कुछ कुछ क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है, वैसा ही इंडिविजुअल ले आए और उसको ही काम करने मिल रहा है, ठीक है। वेयर एज इन द केस ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस क्या होता है, मिनी बिजनेस यूनिट्स एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। सो there are a lot of business units, the business units have been categorized division basis पे आप कर लीजिए या फिर SBUs बना लीजिए, ठीक है। मल्टी डिवीजन कर सकते हैं, बस मल्टी डिवीजन में एक कॉर्पोरेट लेयर और लग जाती है, कॉर्पोरेट ऑफिस और लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाता है एंड दे आर हैविंग कोऑपरेशन बिटवीन देमसेल्व्स, ठीक है। ये आजकल होने लगा है नई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। देयर इज़ नो वन लार्ज कॉर्पोरेशन, ऐसा नहीं है कि पूरा इन्वर्टेड ट्री की तरह पूरा कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है, डिसीजन फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट यूनिट्स विच यू नो come together or which are grouped together to form one organization। चलिए, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी होता है, वर्टिकल तो होता ही होता है, वी कैन नॉट से कि वर्टिकल कम्युनिकेशन नहीं होता है, इट इज़ डेफिनेटली देयर। एंड डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, सो डिसीजन मेकिंग इज पार्टिसिपेटिव, वी हैव ऑलरेडी सीन कि भाई ऐसे केसेस में जो कम्युनिकेशन है वो टॉप डाउन बॉटम अप सब होता है एंड द सोर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट द आइडिया इज रिस्पेक्टेड मोर, ऐसा होता है। आउटसोर्सिंग इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, सो ऐसा नहीं है कि बार बार आपको वर्टिकल इंटीग्रेशन करना है, अगर आपको एक्सपैंड करना है तो कि मतलब हमने रॉ मटेरियल है, जो सप्लायर है उसका बिजनेस भी खरीद लिया या फिर कस्टमर जो है उसका बिजनेस भी खरीद लिया, इफ़ द फर्म इज़ डूइंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि सर्विसेज जो अवेल कर रही होती है फर्म, उसकी आउटसोर्सिंग कर दी, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर लिया। हम लोगों ने IAS में देखा हुआ है कि भाई पूरा का पूरा हम क्लाउड खरीद सकते हैं एंड वी डोंट हैव टू मेंटेन क्लाउड्स, तो वैसा कुछ कर लिया। तो ये पूरे ऑपरेशंस आप आउटसोर्स कर सकते हो, पूरा IT आउटसोर्स कर दिया, अकाउंटिंग आउटसोर्स कर दिया, कोई सॉफ्टवेयर लगा दिया, तो there could be numerous possibilities which an organization can do instead of doing vertical integration forward or backward। चलिए, autonomous work teams, so work teams don't they have their own responsibilities, they have their answerabilities to their superiors and there is a check system within the work teams itself। It is not like there's a quality assurance team which is different and it checks the works of the work teams which are actually doing the operations, ऐसा नहीं होता है। दे आर ऑटोनॉमस, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर कंट्रोलिंग नहीं होता है, टू बी प्रिसाइज बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होता है। उनका खुद का जो होता है इंटेलिजेंस कह लो आप या इनोवेटिवनेस कह लो, उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं इन द न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम्स का मतलब है कि वर्क टीम्स आर नॉट जस्ट फंक्शनिंग इन देयर पर्टिकुलर फंक्शन। अब मैट्रिक्स सिस्टम आप देखोगे तो इट इज़ लाइक क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम्स, कहीं से भी कोई भी कम्युनिकेट कर सकता है, प्रोडक्ट वाइज कम्युनिकेशन हो सकता है, फंक्शन वाइज कम्युनिकेशन हो सकता है, तो क्रॉस फंक्शनल होता है। एंड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए एंड एम्बिग्विटी मैनेजमेंट के लिए, केओस मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट स्किल्स को बहुत ज़्यादा तराशा जाता है, निखारा जाता है बाय गिविंग एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वगैरह फॉलो होता है या फिर MNC है, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा if you will meet them, you will see that they are having robust communication skills and handling of ambiguities। कोई केओस या कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो उसका हैंडलिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं वो लोग, दे हैव ग्रेट अडेप्टेबिलिटी। चलिए, वैल्यू चेन टीम फोकस्ड जॉब डिज़ाइन, सो इट इज़ टीम फोकस्ड जॉब डिज़ाइन। जॉब्स हैव बीन डिज़ाइन एज पर द टीम्स वैल्यू चेन में। अब वैल्यू चेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एनीथिंग द चेन विच क्रिएट्स वैल्यू इन समथिंग। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बन रहा है तो इट इज़ अ वैल्यू चेन, ठीक है। तो वैल्यू चेन में टीम्स जो बनी हुई हैं आपकी, परचेज है, प्रोडक्शन है, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह है, हर एक पे टीम बेस्ड आपका जॉब डिज़ाइन बनता है, ठीक है। दे हैव टू डू व्हाट द टीम्स हैव टू डू व्हाट दे कैन डू बेस्ट, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी इन अ टीम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम की कोर कॉम्पिटेंस कह लीजिए या एक्सपर्टीज़ कह लीजिए, उसके हिसाब से उनको डिप्लॉय किया जाता है, उसके हिसाब से जॉब्स बनाई जाती हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक कि पहले जॉब पहले बन गई, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन बना दिया और लोगों को रिक्रूट कर लिया,
ऐसा नहीं होता जनरली आप. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइंस. चलिए आगे देखते हैं. फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर डेविस एंड लॉरेंस हैव प्रपोज्ड 3 डिस्टिंक्ट फेजेस. कितने फेजेस में कैसे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर डेवलप हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में. मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं और आपने जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर लगाया, फिर आपने और एक्सपैंड किया, प्रोडक्ट लाइन्स आपने बढ़ा ली या फिर अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस में चले गए, तो आपने डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया. थोड़ा सा डिविजनल स्ट्रक्चर में कंट्रोल बढ़ाने के लिए आपने एक कॉर्पोरेट लेयर इंट्रोड्यूस करके मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर लगा दिया. लेकिन फिर आप मूव ऑन करना चाहते हो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में, बिकॉज द डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉस्टली. ठीक है, रिडंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी ऑटोनॉमी भी ज़्यादा हो जाती है डिविजनल हेड्स के पास. तो आप चाहते हो कि आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर लगाओ. तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहला है क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस. Temporary cross-functional task forces are initially used when a new product line is being introduced. The project manager is in charge of the key horizontal link. Horizontal link का क्या मतलब है? Horizontal link मतलब जैसे we saw in this structure कि this is a horizontal link. एक तरीके से ये पूरे प्रोडक्ट का, मान लीजिए कोई एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो पूरा हॉरिजॉन्टल लिंक के लिए एक व्यक्ति जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा. प्रोडक्ट कह लीजिए या प्रोजेक्ट कह लीजिए, नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, नए प्रोडक्ट लाइन में एंटर हुए, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, सेल्स होगी, फाइनेंस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, परचेजिंग होगी. उस पूरे के लिए एक व्यक्ति जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और आपको धीरे धीरे ऐसे ही इंट्रोड्यूस करना है. यू हैव टू मेक वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वन प्रोजेक्ट एंड ही डेफिनेटली गो इन टू कॉन्वर्सेशन विद ईच फंक्शन. हर फंक्शन में जाकर वो कम्युनिकेशन करेगा ही करेगा. सो देयर कम्स अ क्रॉस फंक्शनल task allotting, there comes a cross functional communication as well. So temporary cross functional task forces are initially used when a new product line is being introduced. The project manager is in charge of the key horizontal line. चलिए next one is product or brand management. If the cross functional task forces become more permanent, the project manager becomes a product or brand manager and a second phase begins. मतलब कि अब द प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको हमने अपॉइंट किया था एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो उस प्रोजेक्ट को बहुत बखूबी निभा रहा है. ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग परमानेंट, ही इज़ बिकमिंग परमानेंट. सो ही इज़ एक्टिंग एज एन एम्बेसडर और ब्रांड मैनेजर ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो इन दिस अरेंजमेंट फंक्शन इज स्टिल द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर तो अभी भी है, आप ऊपर देख चुके हो मैट्रिक्स में, बट प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर्स एक्ट्स एज द इंटीग्रेटर्स ऑफ सेमी परमानेंट प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स. यहाँ पे सेमी परमानेंट इसलिए बोल रहा है बिकॉज यू नो there could be products or there could be brands who have not become permanent yet, or there were existing products जिसमें आपने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है अभी तक लगाया नहीं था, या फिर इनिशियल स्टेजेस पे है, सिर्फ क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन या टास्क फोर्स जो है आपने अपॉइंट कर लिया है जो फंक्शंस में आपस में कम्युनिकेट कर रही है, या फिर आपने एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है. सो व्हाट हैपेंस इन द सेकंड फेज इज कि जो प्रोडक्ट या ब्रांड मैनेजर होता है, ही ऑल्सो हेल्प्स इट, ही ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंटीग्रेटर. एकजुट करना, इंटीग्रेट करता है जो सेमी परमानेंट प्रोडक्ट्स हैं, उन ब्रांड्स हैं, उनको भी, आपकी जो और अदर प्रोडक्ट लाइंस हैं उनको भी इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है. ही डज दैट एज वेल बिकॉज ही हैज़ बिकम परमानेंट विद इन हिमसेल्फ एंड ही एक्ट्स एज अ ब्रांड मैनेजर फॉर हिज लाइन ऑफ प्रोडक्ट और हिज लाइन ऑफ सर्विस, वॉट एवर इट मे बी, और प्रोजेक्ट. ठीक है, एंड द थर्ड पार्ट नाउ कम्स विच इज़ मैच्योर मैट्रिक्स. तो 3 फेजेस ये हो गए. सबसे पहला कि आपने क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बिठा दिया, नया प्रोडक्ट लाइन जैसे ही आपने इंट्रोड्यूस किया तो आपने टेम्पररली एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट कर दिया जो कि इंचार्ज होगा पूरे उस प्रोडक्ट के लाइन का, विच इंक्लूड ऑल दी फंक्शंस. उसके बाद जो वो प्रोडक्ट मैनेजर या ब्रांड मैनेजर होता है, ही एक्ट्स लाइक एन एम्बेसडर ऑफ दैट प्रोडक्ट और he becomes somewhat permanent. ठीक है, now he helps others to integrate the functions, others semi permanent प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को इंटीग्रेट करने में मदद करता है. नाउ द लास्ट फेज कम्स विच इज मैच्योर मैट्रिक्स. द थर्ड एंड फाइनल फेज ऑफ मैट्रिक्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ ट्रू ड्यूअल अथॉरिटी इन द स्ट्रक्चर. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर इज ड्यूअल अथॉरिटी, एक तो फंक्शनल हेड की होती है और एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है. अब ये मैच्योर हो चुका है. बोथ द फंक्शनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स आर परमानेंट. फंक्शन भी आपका परमानेंट हो गया, जो प्रोडक्ट वाला स्ट्रक्चर है वो भी परमानेंट हो गया. ठीक है, सो all employees are connected to both a vertical functional superior and an horizontal product manager. So एक horizontal product manager भी होगा, एक vertical functional manager भी होगा. ठीक है, as we had seen in this structure. यहाँ पर अगर एक ये
एक प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट मैनेजर, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मैनेजर्स बैठे हुए हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर्स बैठे हुए हैं, तो फाइनेंस में काम करने वाला जो है वो फाइनेंस हेड को भी रिपोर्ट करेगा और इस प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा। आई होप यू गेटिंग इट। चलिए, फंक्शनल प्रोडक्ट मैनेजर्स हैव इक्वल अथॉरिटी, ऑब्वियसली दे हैव इक्वल अथॉरिटी, कोई किसी से कम नहीं है, एंड मस्ट वर्क वेल टुगेदर टू रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट्स ओवर रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटीज़। नाउ रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटीज़ का थोड़ा सा पुश और पुल हो जाता है, पुश एंड पुल गेम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस है, आप लोग CS बनने वाले हो, तो समटाइम्स द फाइनेंस मैनेजर वुड वांट यू टू वर्क फॉर द डिपार्टमेंट फॉर द फंक्शन एक्सक्लूसिवली। हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा काम दे दे एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द प्रोजेक्ट अलॉटेड टू यू। ठीक है, so that becomes a chaotic situation and both the managers should try to cooperate between themselves so that such a chaotic situation or disagreement does not arise. ठीक है, however the matrix structure is not very popular because of difficulties in implementation and troubles in managers. So there is trouble in managing, किसी बॉस से ऑर्डर मिल रहा है, किसी बॉस को रिपोर्टिंग करनी है ना, तो ये सब chaos तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉट वेरी पॉपुलर बोल रहा है, बट प्रैक्टिकलिटी ऐसी है कि ये अपने आप हो ही जाता है। यू डोंट गो इन टू एक्चुअली मेकिंग और एक्चुअली इनकॉर्पोरेटिंग अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आ ही जाता है, यू विल सी। ठीक है, चलिए बिफोर वी स्टार्ट नेटवर्क स्ट्रक्चर, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपने सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ा। सिंपल स्ट्रक्चर में आपने फंक्शन वाइज सॉर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिमार्केट कर दिया, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर बन गया। फिर उसके बाद आपने डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसमें आप ऑल्दो फंक्शन वाइज तो सॉर्ट करते हो, लेकिन आप एक डिमार्केशन कर देते हो डिविजनल स्ट्रक्चर में, या तो प्रोडक्ट वाइज या कंज्यूमर वाइज या प्रोसेस वाइज या जोग्राफिकल एरिया वाइज। ऐसा कुछ डिमार्केशन कर देते हो। ठीक है, फिर हमने मल्टी डिविजनल देखा, मल्टी डिविजनल विच वॉज मच लाइक डिविजनल, लेकिन एक कॉर्पोरेट लेयर ऐड करना था, कॉर्पोरेट ऑफिस। देन वी सॉ दी SBU स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स बनाना, विच इज़ मच लाइक डिविजनल स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें हम ग्रुपिंग कर देते हैं साइंटिफिक वे में डिविजन्स की, यूनिट्स की। ठीक है, एंड वी हैंडल देम एज SBUs फॉर मोर कंट्रोलिंग। ठीक है, इसके बाद हमने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर देखा, विच वॉज अगेन फंक्शनल जैसा था, लेकिन प्रोडक्ट वाइज भी सॉर्टेड था। इट मेक्स लाइक अ टेबल, अ मैट्रिक्स, क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस थी उसमें। अब हम देखने वाले हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट लाइक एनी ऑफ दीज। नाउ दीज हैव बीन इवॉल्व्ड स्ट्रक्चर्स। मैट्रिक्स तक जो आपने देखे हैं वो सब इवॉल्व है। ठीक है, कि पहले वाले से थोड़ा सा इवॉल्व करके दूसरा वाला बना, तीसरा वाला बना, बट नेटवर्क स्ट्रक्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट और वी डोंट इवन कॉल इट ए स्ट्रक्चर, इट्स नॉट इवन ए स्ट्रक्चर। देखते हैं क्या होता है। चलिए, network structure, a radical organization design. The network structure is an example of what could be termed as a non-structure. नॉन स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? बाई इट्स वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस बिजनेस फंक्शंस। जैसे इन हाउस मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो बिजनेस फंक्शंस है, मान लीजिए कि हमने पूरा फंक्शन एक आउटसोर्स कर दिया। हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट आया तो हमने उसको ब्रेक किया इनटू टास्क्स एंड वी हैव आउटसोर्स दोज टास्क्स टू स्मॉलर कंपनीज। इफ आई एम अ बिग कंपनी, आई एम आउटसोर्सिंग दोज टास्क्स टू अ स्मॉलर कंपनी। सो एयरटेल का इसमें एग्जाम्पल है। एयरटेल जो होता है, एयरटेल जो कंपनी है, इट डज दिस। नेटवर्क स्ट्रक्चर थोड़ा सा फॉलो करती है। इट इज़ नॉट लाइक एन स्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग करना ऑपरेशंस की, खुद ना करके किसी और को करवाना। ठीक है, किसी और से करवाना। मेनी एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। द कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज्ड इन दिस मैनर इज ऑफन कॉल्ड अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वी कॉल इट अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट ग्रुप्स और कोलैबोरेशंस linked by constantly changing non-hierarchical cobwebs like function networks। ठीक है जी, cobwebs। ये भी एक कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, एक चीज़ असाइन कर दी है, एक चीज़ इन हाउस चल रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है मान लीजिए, एक चीज़ इन हाउस चल रही है, 2 चीज़ें असाइन कर दी हैं कहीं बाहर में और एक चीज़ कहीं और असाइन कर दी है। सो इट इज़ लाइक अ कॉब वेब। ठीक है, उन सबको मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है। देयर इज़ नो हायरार्की की कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और देयर इज़ नो इन्वर्टेड ट्री समथिंग लाइक दैट। देयर इज़ नो हायरार्की, किसी के नीचे कोई, किसी के नीचे कोई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता नेटवर्क में। ठीक है, इट इज़ लाइक वेब्ड। So, a network structure becomes most useful where the environment of a firm is unstable. Unstable environment है मतलब कि टेक्नोलॉजी कंपनीज की सबसे ज़्यादा बात कर लेते हैं। अनस्टेबल रहता है। आप एक टाइप का स्ट्रक्चर लगाकर कंपनी को पूरे टाइम नहीं चला सकते हो बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो रैपिडली कि यू विल हैव टू कोप अप विद द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। सो अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो क्या करते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया और किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को, एक्सपर्ट्स को हमने आउटसोर्स कर दिया छोटी मोटी चीज़ें, और सबका काम जो है उसको एक जगह पर करके
नॉट एक जगह पे करके, बट इट्स लाइक आई एम द मैनेजर एंड आई एम अलॉटिंग टास्क टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड देन उसको कंसोलिडेट करके नाउ इट्स माइन, दिस इज माई टास्क, ऐसा कुछ करना, ठीक है, इस and is expected to remain so. Under such conditions there is usually a strong need for innovation and quick response. quick response चाहिए होता है changing market conditions, technology conditions के हिसाब से. Instead of having salaried employees, it may contract with people for a specific project or length of time. Long term contracts with suppliers and distributors replace the services that the company could provide for itself through vertical integration. So vertical integration is time taking and it might or might not work and it takes huge amount of capital investment. So ऐसे में क्या करना होता है, क्या करते हैं कंपनीज नेटवर्क स्ट्रक्चर में, दे जस्ट एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद द सप्लायर्स और द डिस्ट्रीब्यूटर्स बिजनेस, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स एंड सोफिस्टिकेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम. सो यू सी इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड मार्केट में ही जनरली नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है. रिड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ द मार्केट प्लेस, दस जस्टिफाइंग अ बाय ओवर अ मेक डिसीजन, ठीक है. मेक डिसीजन करने से अच्छा है बाय कर लो, बिकॉज मेक आप करोगे तो आपने मान लीजिए पूरा सेटअप तैयार कर लिया किसी टेक्नोलॉजी के लिए, आपने अपने एम्प्लॉयज़ ट्रेन किए, इन हाउस आपने सेटलमेंट बनवाया पूरा का पूरा, आपने बहुत काम किया उसके ऊपर, एंड देन द टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग ऑब्सोलीट, तब क्या करोगे, ठीक है. रादर देन बीइंग लोकेटेड इन अ सिंगल बिल्डिंग और एरिया एंड ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस फंक्शंस आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट geographical locations because a lot of people are handling the parts of a single project. The organization is in effect only a shell with a small headquarters acting as a broker. मतलब मैं shell हूँ, मेरे को शेल या शेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हम उसको बोलते हैं, दैट जस्ट एग्जिस्ट कहने के लिए, ठीक है, कहने के लिए वो एग्जिस्ट कर रही है. बाकी वो उसका काम क्या है मेनली, आपके मेरे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया, मैंने बहुत सारे लोगों को उसको टुकड़ों में दे दिया, ठीक है. मान लीजिए आपके लिए एक इजी एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो मान लीजिए कि मैं लैपटॉप कंपनी हूँ, ठीक है, मैं लैपटॉप कंपनी हूँ एंड आई डोंट हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. व्हाट आई डिड वाज कि मैंने लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो बनाने के लिए किसी और को दे दी, लैपटॉप का मदरबोर्ड कहीं मदरबोर्ड whatever the equipments are there in the laptop, हार्ड डिस्क के लिए किसी और को बोल दिया, इंटरफेस कार्ड्स के लिए किसी और को बोल दिया, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट बाइंग दोज थिंग्स फ्रॉम दोज पीपल एंड असेंबलिंग द लैपटॉप, ठीक है. तो अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो आई एम अ शेल ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग, या फिर मेरे को कुछ ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है. सो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, बट यू नो एयरटेल है, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि जो इन्वॉल्व हैं आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप उनको करना होता है, दीज कंपनीज अडॉप्ट दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. चलिए, rather than being located in a scattered geographical area, ठीक है. The organization is in effect only a shell with small headquarters acting as a broker, electronically connected to some completely owned divisions, partly owned divisions and other independent organizations. It is in its ultimate form the network organization is a series of independent firms or business units linked together by a common system that डिज़ाइंस, प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ प्रोडक्ट और सर्विस. भाई डिज़ाइन कर लिया, प्रोड्यूस जो है वो कोई और कर रहा हो सकता है और हमने मार्केटिंग उसकी कर दी, बिकवा दिया, ठीक है. तो ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो कोई भी चीज़ जो है वो आउटसोर्स हो सकती है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, या फिर हमने उस यूनिट को ही खरीद लिया, या फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी को खरीद लिया. तो पार्टली ओन्ड भी हो सकती हैं, कंप्लीटली ओन्ड भी हो सकती हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर. चलिए, companies like Airtel use the network structure in their operations function by subcontracting manufacturing to other companies in low cost. Other companies में को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एयरटेल दे देती है, वहाँ से मैन्युफैक्चर होकर पार्ट्स या प्रोडक्ट्स आए, बस असेंबली कर ली, ठीक है. ये हो सकता है, एंड उसकी मार्केटिंग कर दी, ब्रांड नेम प्रोवाइड कर दिया. सो उनके लिए भी अच्छा होता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो होता है सप्लायर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए. द नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है, क्यों कोप अप करने के लिए रैपिडली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, पैटर्न्स बहुत शिफ्ट हो रहे हैं कि ट्रेडिंग करने के, ठीक है, डे टू डे ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है. तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल बन जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर. इट अलाउज अ कंपनी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज वाइल गैदरिंग एफिशिएंसीज फ्रॉम अदर फर्म्स हु आर कॉन्सेंट्रेटिंग देयर एफर्ट्स इन देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. तो इट्स लाइक गिविंग समवन हु इज़ एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, उसको वही काम दे देना तो वो बेस्ट करेगा, ठीक है. द नेटवर्क डज हाउएवर हैव डिसएडवांटेजेस, डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस तो हैं, आप कंट्रोल नहीं रख पाते हो, ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा हो जाती है उन बिजनेस यूनिट्स की जिनको आपने काम अलॉट किया हुआ है, एंड कंट्रोल की वजह से, थोड़ा सा डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल की वजह से हो सकता है क्वालिटी प्रॉब्लम्स भी आ जाए, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं. द नेटवर्क डज
The network does however have disadvantages. The availability of numerous potential partners can be a source of trouble. So there are numerous potential partners as well. आपको समझ में नहीं आता है कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा हमारा काम जो है वो क्वालिटी में करेगा, क्वालिटी हमको सर्विस देगा, और यू नो इट इज़ वैल्यू फॉर मनी. इट इज़ डिफिकल्ट टू असेस वेदर द सर्विस प्रोवाइडर्स आर वैल्यू फॉर मनी और नॉट. ठीक है, तो दैट बिकम्स अ ट्रबल एज वेल. कॉन्ट्रैक्टिंग आउट functions to separate suppliers or distributors may keep the firm from discovering any synergies by combining activities. So the firm is deprived of knowing that कि अगर ये दोनों काम जो हम लोगों ने मैंने दो लोगों को दे रखे हैं, अगर इन दोनों काम को मिला के मैं खुद करता तो there could have been a synergetic advantage I could have received. तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं उससे डिप्राइव रह जाती है ऑर्गेनाइजेशन. इट नेवर गेट्स टू नो कि एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके वो क्या और अच्छा कर सकती थी. ठीक है, क्योंकि उसने अपनी एक्टिविटीज़ को, प्रोसेस को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिया और वो अलग अलग लोगों को, एक्सपर्ट्स को दे दिया करने को. ठीक है, इफ़ अ पर्टिकुलर फर्म ओवर स्पेशलाइजेज ऑन ओनली अ फ्यू फंक्शंस, इट runs the risk of choosing the wrong functions and thus becomes non-competitive. So this disadvantage is also there. कुछ functions ले लिए, उसमें ही over specialization कर लिया, अब गलत function भी choose करे हो सकते हैं आपने, you never know. ठीक है. The new structural arrangements that are evolving typically are in response to social and technological advances. While they may enable the effective management of dispersed organizations, there are some serious implications. The learning organization that is the part of new organizational forms requires that each worker becomes a self-motivated continuous learner. Employees may lack the level of confidence necessary to participate actively in the organization sponsored learning experiences. तो ये सब आपको जो है वो डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं. अगर आपने स्पॉन्सर कर दिया लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, तो एम्प्लॉयज़ माइट लैक द कॉन्फिडेंस और they might not participate in that. The flatter organization structures that accompany contemporary structures can seem intrusive as a result of their demand for more intense and personal interactions with the internal and external stakeholders. Combined the conditions above may create stress for many employees. So definitely it is there. बहुत ज़्यादा correspondence की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा organizations को आपने outsource करके रखा हुआ है. So there is constant communication, बहुत ज़्यादा personal interaction करना पड़ता है आपको, stakeholders के साथ बातें करना है, चीज़ें solve करवानी है, coordination करवाना है. So the internal employees of the organization, the main employees I am talking about, they become stressful, they become overworked. ठीक है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है. आपको पता है भाई, कॉलिंग वाला जो सिस्टम होता है या फिर कोऑर्डिनेशन करवाने वाला जो काम होता है, दैट इज़ अ स्ट्रेसफुल वर्क. सो अगर आप मोस्टली जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है जी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी क्या होता है, SCM आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दो, लेकिन SCM मैं आपको बताती हूँ तो आपको थोड़ा सा नेटवर्क स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा. ठीक है, SCM है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो सप्लाई चेन का मतलब है कि माल आने से लेकर कस्टमर के पास जाने तक जो भी कार्य हो रहे हैं उनको मैनेज करना. ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. एक सप्लायर होगा, उससे माल खरीदना होगा, एक स्टोर्स में लगाना होगा, फिर परचेज मैनेजर के पास जाएगा, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक्स के पास, वेयर हाउस के पास भेजेंगे. जो लॉजिस्टिक्स वाला है वो शिपिंग कंपनी के पास लेकर जाएगा, शिपिंग कंपनी जो है वो कुरियर के पास लेकर जाएगी, कुरियर जो है वो कस्टमर के घर तक पहुँचाएगा. ऐसा ई-कॉमर्स कंपनी की बात कर लें अगर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं. इसमें पूरा कोऑर्डिनेशन बिठाना एंड गिविंग द कस्टमर अ व्यू कि ये अलग अलग कंपनी से नहीं, एक ही कंपनी से जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है. बड़ी कंपनीज़ के लिए तो यू नो दे हैव मनी टू, एंड धीरे धीरे अडेप्टेबिलिटी आ जाती है, थोड़ा सा लर्निंग भी आ जाती है दूसरों की गलतियों को देखकर, एंड दे अडाप्ट. बट एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए जितना मुश्किल एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मैनेज करना होता है, वैसा ही नेटवर्क स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है. बिकॉज दी इंटरनल एम्प्लॉयज़ दे स्टार्ट लैकिंग मोटिवेशन. ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए होंगे. अब हम आ जाते हैं आर ग्लास स्ट्रक्चर पे. आर ग्लास, तो आर ग्लास तो आपको पता होगा क्या होता है, ऐसे ऐसे करके होता है. द डायग्राम इज़ गिवन ऑल दो. ऐसे ऐसे बीच में से रेत जाती है और नीचे रेत आती है, जो पहले एक आर को नापने के लिए बनाया जाता था. सो इट हैज़ बीन एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द पिरामिड स्ट्रक्चर. पिरामिड हम लोगों ने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कहीं ना कहीं, कि ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है. इसको ही हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या कर दिया, थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया. ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को थोड़ा एक्सपैंड करके इसको पिरामिड को हमने आर ग्लास बना दिया, और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. अच्छा जी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो काम है वो आजकल बहुत ज़्यादा
ज़रूरी नहीं बोलेंगे, बल्कि आई से कि दैट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी। आपके पास इतने अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, एंटरप्राइज एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, डीएसएस हैं, डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, कि आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा होना इज़ नॉट रिक्वायर्ड दीज डेज। एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज एंड बिग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। तो इसलिए उनको थोड़ा सा बढ़ाना, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मिडिल लेवल इज ग्लास, आर ग्लास स्ट्रक्चर। चलिए देख लेते। तो आर ग्लास इज नथिंग, ये कोई आपको हायरार्की नहीं बताता है, इट इज़ जस्ट लाइक बताता है कि बस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप कैसे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रखोगे, ठीक है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको नहीं बता रहा है एक तरीके से कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट होगा कि फंक्शन वाइज सॉर्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। चलिए, इन द रिसेंट ईयर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन हैव सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। The role played by middle management is diminishing as the tasks performed by them are increasingly being replaced by technological tools. I have already told you, our glass organization structure consists of 3 layers with constricted middle layer. So middle layer of management has been constricted because their role has been replaced by the technological tools or the softwares that are available. The structure has a short and narrow middle level management. Information technology links the top and bottom levels in the organization, taking away many tasks that are performed by the middle level managers. तो middle level managers को थोड़ा सा replace कर दिया है टेक्नोलॉजी ने, इस वजह से उनको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया कि कम मिडिल लेवल आप रखो एंड डायरेक्टली कम्युनिकेशन रहे किसका, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट का डायरेक्टली कम्युनिकेशन रहे थ्रू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली डायरेक्टली तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। A shrunken middle layer coordinates diverse lower level activities. So lower level activities diverse हैं, but थोड़े से middle level managers will be able to look after all of these because of presence of softwares and information technology, ठीक है। Contrary to traditional middle level managers who are often specialists, these managers are like generalists, all rounders होते हैं। They have to look after a lot of diverse products or diverse services that are being offered by the organization, ठीक है। सो कॉन्ट्ररी टू ट्रेडिशनल मिडिल लेवल मैनेजर्स, ट्रेडिशनली क्या होता था कि हम एक्सपर्ट्स लाते थे कि भाई आप यही वाला प्रोडक्ट लाइन देखोगे, यही वाला बिजनेस देखोगे, या फिर यही वाला डिवीजन देखोगे। डिविजनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, दैट इज नॉट डिस्कस्ड इन दिस आवर क्लास कि कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर है, नहीं। इट जस्ट सेज कि मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होंगे वो एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, हु वर ऑफन एक्सपर्ट। The managers in the hourglass structure are generalists, all-rounders type के होते हैं and perform wide variety or tasks. They would be handling cross-functional issues, definitely cross-functional issues भी handle करेंगे, emanating from marketing, finance और production. Cross-functional issues भी handle करेंगे, cross-divisional issues भी handle करने के लिए capable होने चाहिए hourglass structure वाले. So this is wide at the top, widest at the bottom and narrow at the middle. So ऊपर से थोड़ा सा wide and नीचे से बहुत ज़्यादा, ठीक है, something like that. Okay. आर ग्लास स्ट्रक्चर इज ऑब्वियसली बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस होगी। क्यों भाई, आईटी को आप जैसे ही लगाओगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करोगे, आईटी इम्प्लीमेंट करोगे, मिडिल लेवल मैनेजर्स को निकालोगे, आप थोड़े से रिड्यूस करोगे, तो ऑब्वियसली इट कॉस्ट सेविंग तो होता ही है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एनहांसिंग रिस्पॉन्सिवनेस बाय सिंप्लीफाइंग डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बिकम्स प्रॉम्प्ट, देयर इज प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग बिकॉज द पीपल हु आर सिटिंग इन द मिडिल लेवल आर नॉट एक्सपर्ट्स तो बैठे नहीं हैं, ऑलराउंडर्स हैं, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हर चीज़ का होता है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ में बहुत अच्छा नॉलेज। अब ये है द कल्चर इज़ कि बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है रादर देन अ पर्सन हु इज़ हैविंग एक्सपर्टीज इन जस्ट वन थिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ समझो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शिफ्टेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सो दैट इट इज़ फास्टर। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शिफ्टेड टू दीज पीपल, ठीक है, दिस पीपल। नाउ दीज आर द वाइडेस्ट, इनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी हो जाती है, थोड़ी सी ऑटोनॉमी भी हो जाती है, बिकॉज नैरो जो मैनेजर्स हैं मिडिल लेवल पे वो थोड़े से कम है। दे जस्ट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग थिंग्स एंड लुकिंग आफ्टर फ्रॉम एन ईगल्स बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बर्ड व्यू। चलिए, continuity at same level may bring monotony and lack of interest, and it becomes difficult to keep the motivation levels high. So I missed one line, sorry. However, with the close to this,
However, with the reduced size of middle management, the promotion opportunities for the lower level management diminishes significantly. तो भाई जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको लगेगा कि भाई कॉर्पोरेट लैडर तो बहुत बड़ी है नहीं है और ऊपर सिर्फ 2-3 लोग बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ पर 50 हैं, तो एक तरीके से उनको सीट्स कम दिखती हैं, ठीक है। उनको लगता है कि अरे हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, सो इट ऑल्सो डिमिनिशेस देयर मोरल। चलिए, कॉन्टिन्यूटी एट सेम लेवल में बिंग मोनोटनी, सो मोनोटनस लगने लगता है उनको। The ones who are at the lowest level of the organization, they think like they are doing monotonous tasks and lack of interest, and it becomes difficult to keep the motivation levels high. Organizations try to overcome these problems by assigning challenging tasks, transferring laterally मतलब laterally horizontally, ठीक है, laterally means horizontally, and having a system of proper rewards for performance. So reward लगा दिया या फिर other there could be a lot of ways of motivating employees, वो सब कुछ करके मोटिवेशन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स थे दे फाइनली एंडेड। यू हैव स्टडीड 8 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या होती है। सो नाउ दीज टॉपिक्स आर रियली ईजी, आई रीड देम आउट अ बिट फास्टर। चलिए, वीक लीडरशिप कैन wreck the soundest strategy. Forceful execution of even a poor plan can bring victory. So Sun Tzu has said this and I have already told you this. इनसे पहले मैंने आपको बता दिया। I'm just kidding. चलिए, a leader lives in the field with his troops. So it also says that H. Ross Perot says that कि एक लीडर जो होता है he has to be in the field. ऐसा नहीं है कि वो पीछे बैठ के सिर्फ ऑर्डर्स दे रहा है, कमांड्स दे रहा है, नहीं, उसको हम लीडर नहीं कहते। लीडर जो होता है he is there in the field with his troops. So what does it mean? It just means that he'll have to face the problems along with the employees as well if he's a good manager. चलिए, strategic leadership sets the firm's direction by developing and communicating vision of the future, formulate strategies in the light of internal and external environment, bring about changes required to implement strategies, and inspire the staff to contribute the strategy execution. तो इंस्पिरेशन प्रोवाइड करना, अच्छा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, डेवलपिंग अ विजन एंड कम्युनिकेटिंग द सेम, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, ये सारे काम किसके होते हैं? एक स्ट्रैटेजिक लीडर के होते हैं, ठीक है। अ मैनेजर एज अ स्ट्रैटेजिक लीडर हैज़ टू प्ले मेनी लीडरशिप रोल. So a manager is expected to have a lot of qualities, leadership qualities, बहुत सारी उसके अंदर qualities होनी चाहिए which makes him a good leader. So what is expected of him is that he should be a visionary, a chief entrepreneur, strategist, chief administrator, culture builder, resource acquirer and allocator, capabilities builder, process integrator, crisis manager, spokesperson, negotiator, motivator, arbitrator, पॉलिसी मेकर, पॉलिसी एनफोर्सर एंड हेड चेयर लीडर। ये सारी चीज़ें उसके लिए एक्सपेक्टेड होती हैं एक मैनेजर के लिए जो एक स्ट्रैटेजिक लीडर बनना चाहता है या है, ठीक है। उसमें ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ही विजन्स एंड कम्युनिकेट्स दैट विजन्स टू द एम्प्लॉयज़ टू मोटिवेट देम। ही इज़ ऑल्सो and he also thinks like an entrepreneur because he needs to tap the opportunities which are there in the market. स्ट्रैटेजी बनाना, एडमिनिस्ट्रेट करना चीज़ों को, कल्चर बनाना, ठीक है, रिसोर्सेज को एक्वायर करना, एलोकेट करना, ये तो मैनेजर का काम ही है, ठीक है। कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करना, प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करना, विजडम which is called the usage of wisdom is that you break the processes into part, you analyze each and every part and then you integrate them and analyze it as a whole. So that is done by the managers. And then crisis manage करना, कोई crisis आ गई है, कुछ ambiguity है, ठीक है, स्पोक्स पर्सन अच्छा बोलना, अच्छा नेगोशिएट करना, सबको मोटिवेट करना, उनके डिस्प्यूट्स वगैरह रिजॉल्व करना, पॉलिसीज़ बनाना, पॉलिसीज़ को एनफोर्स करवाना एंड चीयर भी करना, मोटिवेट करना टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है। Sometimes it is useful to be an authoritarian, sometimes it is better to be a perceptive listener and a compromising decision maker, sometimes a strongly participative and sometimes being a coach and advisor is the proper role. So अलग अलग roles जो होते हैं वो expected होते हैं अलग अलग phases में अलग अलग employees के साथ. So that has to be done or chosen by the strategic leader, the manager, ठीक है. A strategic leader is a change agent to initiate strategic changes in the organization and ensures that the changes successfully are implemented. For the most part, major change of efforts have to be top down and vision driven. So changes generally come from top to down, नीचे से कोई change नहीं आता है. So that has to be implemented by the strategic leaders only, ठीक है. Leading change
Leading change has to start with diagnosing the situation and then deciding which of the several ways to handle it. Diagnosing the situation, क्या problem है, what are the alternatives available, what is the best alternative, implementing that alternative. ठीक है, managers have 5 leadership roles. So what are the leadership role which they have to play in pushing for good strategy execution. अगर strategy execution अच्छा होना है तो strategic leader जो है वो कौन कौन सा रोल प्ले करेगा. सबसे पहला staying on top of what is happening, हर चीज़ को मॉनिटर करना फ्रॉम एन ईगल्स पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे कि एक ईगल बर्ड होती है, हर चीज़ पे नज़र होती है फ्रॉम द स्काई. सो स्ट्रैटेजिक लीडर ऑल्सो हैज़ टू लुक आफ्टर एवरीथिंग. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए विच इज़ अवे फ्रॉम हिज आईज. मे बी ही इज़ नॉट लुकिंग इन टू द इंट्रिकेसीज बट ही शुड नो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स नॉट. ठीक है, क्लोजली मॉनिटरिंग द प्रोसेस, सॉल्विंग आउट इशूज एंड लर्निंग व्हाट ऑब्स्टिकल्स लाई इन द पाथ ऑफ गुड एग्जीक्यूशन. की प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है ये पता होना चाहिए एक स्ट्रैटेजिक लीडर को, तभी वो अच्छे से स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर पाएगा इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड वन इज प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स. एस्पिरिट द कॉर्प्स मीन्स मिलजुल कर काम करना, टीम स्पिरिट. ठीक है, टीम स्पिरिट होनी चाहिए. मतलब कि आपको द लीडर, द स्ट्रैटेजिक लीडर शुड बी ओपन टू टेक सजेशंस फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट एज वेल. ठीक है, दैट मोबिलाइजेज एनर्जाइजेज ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स टू एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी इन अ कॉम्पिटेंट फैशन एंड परफॉर्म एट अ हाई लेवल. सो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपके नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को भी कि दे हैव नो इंपॉर्टेंस, दे हैव नो ओपिनियन, दे कैन नॉट बी इनोवेटिव. सो उनके इनोवेटिवनेस की कद्र करना, दैट इज अ वर्क ऑफ अ लीडर. थर्ड वन इज कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशंस. चेंजिंग कंडीशन के साथ अडेप्टेबिलिटी करवाना खुद की भी और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ की भी. शुड बी अ चेंज एजेंट. ठीक है, अलर्ट फॉर न्यू opportunities, bubbling with innovative ideas, ahead of rivals in developing competitively valuable competencies and capabilities. So he has to be the ahead of the rivals. He has to build competitive capabilities in the organization and in his subordinate as well, or followers you can say. चलिए, exercising ethical leadership and insisting that the company conducts its affairs like a model corporate citizen. तो आपको पता है कि corruption है या फिर एनीथिंग विच इज़ बैड दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ऐसा नहीं है कि नीचे का कोई एम्प्लॉय गलत काम करेगा तो ऊपर का भी करने लगेगा, ऐसा नहीं होता है. ऊपर का एम्प्लॉय गलत करता है तब नीचे जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो गलत काम करते हैं. ठीक है, तो ही हैज़ टू वर्क एथिकली एज वेल. ही हैज़ टू एक्ट लाइक अ कॉर्पोरेट सिटीजन. की कॉर्पोरेट के लिए हमें कुछ गलत नहीं करना है. जैसे कि एक सिटीजन होता है इंडिया का, वो कहता है भारत माता की जय. सो एक स्ट्रैटेजिक लीडर क्या बोलेगा, हम मेरी कंपनी की जय. ठीक है, ठीक है, चलिए. Pushing corrective actions to improve strategic execution and overall strategic performance. So he'll implement corrective actions wherever he finds any deficiencies, and he'll look after and put in corrective actions wherever the budgets are not being met or the performance becomes divergent. चलिए, for example, N.R. Narayana Murthy, चलिए, who you definitely know, he is the CEO of Infosys, is known as a celebrated business leader because of its values he had institutionalized over his tenure as CEO of Infosys. One of the great legacy he left with Infosys is a strong management development program that builds management talents and strategic leader with ethical values. Dhirubhai Ambani, he is the pioneer of the Reliance Group, was an icon in himself because of his ability to conceptualize and create sweeping strategies. अब जियो की तो स्ट्रैटेजी देख ही चुके, स्वेप्ट ऑफ ऑल दी मार्केट लीडर्स, टेलीकॉम लीडर्स जितने भी थे, टू रीच कॉर्पोरेट गोल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन implementing his strategic vision. Dhirubhai Ambani had the ability to provide clear direction for the company and had strong interpersonal skills. Interpersonal means human skills, communication skills की बात करते हैं, लोगों को affect करना या लोगों को influence करना. ठीक है, that inspired the employees to contribute their best for the accomplishment of their strategic visions. These qualities made him an excellent strategic leader in the corporate world. Because Dhirubhai Ambani है, Anil Ambani है, and you can see the position. One is on the verge of bankruptcy और एक दुनिया का इंडिया का सबसे richest इंसान है. So what is the difference? The difference was the management skills, leadership skills which Dhirubhai Ambani had and Anil Ambani didn't. ठीक है, leadership roles in implementation. The leadership roles in what are the roles that a strategic leader has to play. चलिए, the strategic leader must be able to use the strategic management process effectively by guiding the company in ways that result in the formation of a strategic intent and a strategic mission, facilitating the development and implementation of appropriate strategic plans, and providing guidance to the employees for achieving strategic goals. Guidance provide करना, he should be able to manage the strategies effectively, guide करना company को, direction provide करना. That is the role of the strategic manager. चलिए देखते हैं leadership.
design and implementation of strategies, strategic policies, plans we saw here. डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स, यहाँ पर ये हो रहा है डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, और इसके किनारे किनारे पूरा इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फीडबैक लेना, रिवॉर्ड सिस्टम देखना, मैनेजमेंट करना, ठीक है, सब कुछ है. देयर इज एवरीथिंग रिवॉल्विंग अराउंड दीज स्ट्रेटेजिक प्लान्स. ठीक है, चलिए. स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एंटेल्स द एबिलिटी टू एंटिसिपेट, envision, maintain flexibility and empower others to create a strategic change as necessitated by external environment. external environment जितना फोर्स पड़ रहा है उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजिक लीडरशिप जो है वो चेंजेस को एंटिसिपेट करेगा, सोचेगा कि आगे क्या बदलाव चाहिए और उन बदलावों को करने में, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने में, चेंजेस करने में हेल्प करेगा एम्प्लॉयज़ की. इन अदर वर्ड्स, strategic leadership represents a complex form of leadership in company. A manager with strategic leadership skills exhibits the ability to guide the company through the new competitive landscape by influencing the behavior, thoughts and feelings of the co-workers, managing through others and successfully processing or keeping sense of the complex and ambiguous information by successfully dealing with the change and uncertainty. Change है, uncertainty है, ambiguity, vagueness, everything is there in the environment. He has to decode them for the employees or he has to teach the employees how to manage ambiguity. चलिए, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप अच्छे से कैसे हो पाती है उसका आपको चार्ट दिया हुआ है. सो देयर इज एन इंटेंशन, स्ट्रैटेजिक इंटेंशन है, और विच इन्फ्लुएंसेस द मिशन एंड देन सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिक एक्शंस लगाए. जब आपने मतलब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, दैट इज एन एक्शन. एंड देन स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस, एक कॉम्पिटिटिवनेस आ गई विच इज़ ओवर द एवरेज रिटर्न आपको देने लग जाती है इफ़ यू आर अ गुड स्ट्रैटेजिक लीडर. ठीक है, यू विल रीड दिस बाय योरसेल्फ. I'll read from here. The importance of managers' frame of reference can be seen if we perceive that the competitive battles are not between companies or products but between mindset or managerial frames. मतलब the manager has to think or the manager has to perceive that the competition is between the managerial mindsets of different organizations in spite of the companies or the products. This implies that effective strategic leaders must be able to deal with the diverse and cognitively complex competitive situations that are characteristics of today's competitive landscape. They have to deal with diverse and complex competitive situations because of their mindset. ठीक है, it is the competition of mindsets of the individuals rather than the products of the organizations. This is being said over here. चलिए, the strategic leader has several responsibilities including the following. strategic decisions बनाने होते हैं, उसकी क्या क्या responsibilities होते हैं. decisions formulate करना, आपने वो जो बड़ा वाला चार्ट ऊपर देखा था उसकी चीज़ें हैं. formulating policies, plans बनाना, effective communication करना, human capital manage करना, which is very very critical. It is perhaps the most critical of the strategic leaders skill. leader है तो मतलब followers होंगे. followers कौन होंगे? इंसान ही होंगे. so it is a very difficult task. चलिए, critical task. मैनेजिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहा है, सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम, ये सब काम होते हैं अमंग अदर्स. दीज आर नॉट जस्ट दी एक्सक्लूसिव थिंग्स अ लीडर डज, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करता है वो. दस द स्ट्रैटेजिक लीडरशिप स्किल्स ऑफ द कंपनीज मैनेजर्स रिप्रेजेंट्स रिसोर्सेज एंड अफेक्ट कंपनीज परफॉर्मेंस एंड दीज रिसोर्सेज मस्ट बी डेवलप्ड फॉर द कंपनीज फ्यूचर बेनिफिट्स. ठीक है, और स्ट्रैटेजिक लीडरशिप सेट्स द फर्म्स डायरेक्शन. It sets the firm's direction by developing and communicating a vision for the future, inspire organization members to move in that direction. Unlike strategic leadership, managerial leadership is generally consist with the short term day to day activities. So managerial leadership को बोल रहा है कि it is concerned with day to day activities. यार कि भाई एक सुपरवाइजर क्या होता है, बोलता है एक दिन की शुरुआत में कि आज अच्छे से काम करना है, ये सब चीज़ें हैं. दैट इज लाइक मैनेजरियल लीडरशिप. बट स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में द स्ट्रैटेजिक लीडर, द मैनेजर हैज़ टू should be a visionary. He should envision the future of the organization and work accordingly, inspire the subordinates accordingly. Two basic approaches of leadership that can be transformational leadership styles and transaction. So दो आपको दी हुई हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल. विल सी व्हाट दीज लीडरशिप स्टाइल्स आर. सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्म करना मतलब चेंज कर देना, पूरा इंस्पायर करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनको पूरा बदलाव ला देना. ठीक है, हिटलर टाइप का. ठीक है, हाँ जी, हिटलर के बहुत सारे फॉलोअर्स थे. ही वॉज अ गुड लीडर इंडीड. इंटेंशन कैसा भी हो, बुरा आदमी हो. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल यूजेस charisma and enthusiasm, zeal.
ठीक है, टू इंस्पायर पीपल टू एक्सर्ट देम फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में भी अप्रोप्रिएट इन टर्बुलेंट इन्वायरमेंट्स, बहुत ज़्यादा चेंजिंग इन्वायरमेंट्स है, कोविड-19 है, ठीक है, टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमी डाउनफॉल, ऐसे केसेस में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल्स कैन मोटिवेट द एम्प्लॉइज मोर इन इंडस्ट्रीज एट द वेरी स्टार्ट और एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल। सो यहाँ पर स्टार्ट और एंड की बात करी हुई है, बट टर्बुलेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस कभी भी आ सकती हैं। इन पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस वेयर देयर इज अ नीड टू इंस्पायर द कंपनी टू एम्ब्रेस मेजर चेंजेस, जहाँ पे मेजर चेंजेस लाने हैं, रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने हैं, री इंजीनियर करना है प्रोसेसेस को, लोगों को, उनके वर्किंग स्टाइल को, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल काम आती है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स ऑफर एक्साइटमेंट, विजन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। दे इंस्पायर involvement of a mission, giving followers a dream, a vision of a higher calling so as to elicit more dramatic changes in the organizational performance। तो जैसे हिटलर ने किया था, जर्मन्स को एक सपना दिखाया, एक विजन दिखाया कि व्हाट जर्मनी कुड बी, सो दे बिकेम हिज फॉलोअर्स। वैसा कुछ करना कि भाई अगर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस लाने हैं, ट्रिमेंडस चेंजेस लाने हैं किसी जगह पर, लोगों को मोटिवेट करना है, लॉस मेकिंग कंपनी है, या इन द बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर एट द एंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे केसेस में एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल चाहिए होती है, ठीक है। Such a leadership motivates followers to do more than originally expected to do by stretching their abilities, increasing their self-confidence, and also promote innovation through the organization. So I've already understood it. चलिए, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांजैक्शनल क्या होता है? ट्रांजैक्शन बेस्ड, मतलब जो एग्जिस्टिंग कल्चर्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं, उनको ही नर्चर करना, उनमें ही चेंजेस करके, मतलब उनको इम्प्रूव करना, टू बी प्रिसाइज। चलिए, इट फोकसेज ऑन डिजाइनिंग सिस्टम्स एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज दैट आर मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद द इम्प्रूविंग करंट सिचुएशंस। मतलब करंट सिचुएशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, इवॉल्व करने की कोशिश करना, ड्रामेटिक चेंजेस या रेवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं लाने हैं ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शनल लीडर्स ट्राई टू बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कल्चर एंड इनहांस द करेक्ट प्रैक्टिसेस। वट एवर द करेंट प्रैक्टिसेस आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको ही थोड़ा बहुत इंप्रूव करके, मॉडिफाई करके अडेप्टेबिलिटी लाने की कोशिश करना, या फिर अलाइनमेंट लाने की कोशिश करना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल यूजेस द अथॉरिटी ऑफ इट्स ऑफिस to exchange rewards such as pay and status. They prefer a more formalized approach to motivation, setting clear goals with explicit rewards or penalties for achievement or non-achievement. So this is, I'll say that this is traditional type of leadership कि भाई अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, और जो एग्जिस्टिंग है उसको ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते रहना, इम्प्रूव करते रहना, एंड देयर इज़ फॉर्मल अप्रोच, फॉर्मल मोटिवेशन टू द एम्प्लॉइज। यही होता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में भी अप्रोप्रिएट है ना स्टैटिक इन्वायरमेंट में तो ये अप्रोप्रिएट है। इन मैच्योर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज दैट आर परफॉर्मिंग वेल, द स्टाइल इज बेटर सूटेड इन परसुएडिंग पीपल टू वर्क एफिशिएंटली इन रन ऑपरेशंस स्मूथली। तो ऑपरेशन स्मूथ अगर करने हैं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, थोड़ा सा फॉर्मलाइजेशन ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ के साथ, तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप वर्क्स बेटर। चलिए, स्ट्रैटेजी, सपोर्टिव कल्चर। नाउ विल टॉक अबाउट द कल्चर, द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कि स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने वाला कल्चर होना चाहिए। the culture has to be modified to support the strategy, simply saying। चलिए, every organization has a unique organization culture, खुद की philosophy, खुद के values, खुद के rituals, its own way of approaching problems and making decisions, its own work climate. Every organization is having a different work climate. You will become chartered accountants, you will go in a lot of organizations and you will observe this, that even if they are banks या फिर same type of industry में काम करते हैं, राइवल फर्म्स हैं, सिमिलर दिखते हैं, तब भी उनका ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर होगा वो काफ़ी अलग होगा। इट हैज़ इट्स ओन एम्बेडेड पैटर्न्स ऑफ हाउ टू डू थिंग्स इज डिफरेंट इन एवरी organization, every company. Its own ingrained beliefs and thought patterns and practices that define its corporate culture. So corporate culture refers to the company's values, beliefs, business principles, traditions, ways of operating an internal work environment. Where does corporate culture come from? So it comes from, where do you think it comes from? It definitely comes from the beginning. जो थोड़ा बहुत पहले से एम्प्लॉयज़ थोड़ा काम करते थे, जो सबसे पहले प्रमोटर्स थे, उन्होंने थोड़ी सी कल्चर जो है इंस्टिल किया ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कल्टीवेट किया, ठीक है, तो वो धीरे धीरे एक्सपैंड करता जाता है, एंड पीपल कम एंड अडॉप्ट। The company's culture is manifested in the values and business principles that
मैनेजमेंट प्रीचेज एंड प्रैक्टिसेस. सो इट इज़ द मैनेजमेंट वेर इट इज़ कमिंग फ्रॉम. टॉप से बॉटम चलता है कल्चर, और जो टॉप मैनेजमेंट करेगा वही जनरली जो है बॉटम लेवल मैनेजमेंट भी करने लगता है. इन इट्स एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑफिशियल पॉलिसीज एंड इट्स स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स, स्पेशली इन डीलिंग विद एम्प्लॉयज़, यूनियंस, स्टॉक होल्डर्स, वेंडर्स. ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स हो गए. इनके साथ कैसे डीलिंग हो रही है, एथिक्स क्या किस तरीके के हैं, कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके का है. जैसा टॉप मैनेजमेंट का होगा वैसा ही जो है वो चैनलाइज होता जाएगा, लेगेसी जो है पास ऑन होती जाएगी. इन द ट्रेडिशंस द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स in its supervisory practices, in organizations attitudes and behaviors, in the legends people repeat about happening in the organization, in the peer pressure that exists in the organization, politics that permeate the work environment. In सब में आपको क्या दिखेगा, that there are preachings or there are the, you can say, practices that have been made or formulated by the management, the top management. इन सब चीज़ों में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी. All these sociological forces, some of which operate quite subtly. Subtle means non-noticeable, जिसको आप notice नहीं कर सकते हो लेकिन it is there, combined to define a organization's culture, beliefs and practices that becomes embedded in a company's culture, can originate anywhere from one influential individual, workforce, department or division, from the bottom of the organization's hierarchy or the top. So ठीक है, चलिए. Frequently a significant part of the company's culture emerges from the stories that are told over and over again to illustrate the newcomers, the importance of certain values and beliefs and ways of operating. So starting से ही, जैसे starting से ही कुछ लेजेंडरी कहानियाँ हो गई कंपनी में, या फिर कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, वही नए न्यू कमर्स को कम्युनिकेट होते जाते हैं, तो न्यू कमर्स उनको फॉलो करते जाते हैं, एंड द लेगेसी पासेज ऑन. सो दस दिस इज़ हाउ अ कल्चर इज़ बिल्ट. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज़ अ डिफरेंट कल्चर इन एवरी हाउस. आपके और आपके फ्रेंड के घर में भी डिफरेंट कल्चर होगा. बट वाई इज़ इट सो? बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ देयर ancestors. So it is passed on in generations. वैसे ही it is passed on to the newcomers and the subordinates to come. चलिए, culture, ally or obstacle to strategy execution. So it is in alliance with the strategy execution or is it an obstacle? तो culture होने की वजह से क्या strategy implementation में execution में problem आती है? I would say no, ऐसा नहीं है. If the organization strategic leader or the manager is aware about the work culture, he'll formulate such a strategy which can be implemented smoothly through that culture. अगर ऐसी strategy बना दी जो उस type of culture में fit नहीं हो रही है, तो culture को change करना is like next to impossible. तो in that case it becomes an obstacle and we won't call it a good strategy as well. लेकिन अगर strategy work culture को, एथिक्स को, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए फॉर्मुलेट करी गई है, इन दैट केस इट इज़ डेफिनेटली एन एलाय. ठीक है. An organization's culture is either an important contributor or an obstacle to the successful strategy execution. The beliefs, visions, objectives and business approaches and practices underpinning a company's strategy may or may not be compatible with its culture. When they are compatible, the culture becomes a valuable ally in strategy implementation and execution. Where the culture is in conflict with some aspects of the company's direction, performance targets or strategy, the culture becomes a stumbling block that impedes successful strategy implementation and execution. So यहाँ पर भी यही कहा है कि अगर culture जो है वो ऐसा है जहाँ पर strategy implementation अच्छे से नहीं हो सकता, तो it becomes a stumbling block. स्टम्बल मतलब लड़खड़ा जाना. ठीक है. इट में impede successful strategy implementation and execution. But if it is in alignment with the strategy, then it becomes an ally. चलिए, role of culture in strategy execution. Strong culture promotes good strategy, definitely. The good strategy execution where there is fit and impedes execution where there is negligible fit. तो फिट नहीं है, अगर फिट नहीं कर रहा है तो इम्पीड करेगा स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन को. फिट कर रहा है, अच्छा कल्चर है, तो फिर इट विल प्रमोट द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. अ कल्चर ग्राउंडेड इन वैल्यूज, प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियरल नॉर्म्स दैट मैच what is needed for good strategy execution helps energizes people throughout the company to do their jobs in a strategy supportive manner. कल्चर है जिसमें वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं और बिहेवियरल नॉर्म्स आर डिफाइंड कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू फॉलो ऑर्डर्स, everything. In that case अच्छी strategy है, it has been made keeping in view the culture. ऐसे केस में the employees they facilitate it, they become an ally in the strategy execution.
For example, a culture where frugality and thrift are values strongly shared by the organizational members. मतलब कि frugality and thrift means कि savings, cost cutting, फिजूल खर्ची नहीं करनी, ठीक है, इज़ वेरी कंड्यूसिव ऑफ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ अ लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. अगर आपने लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी बना दी, कॉस्ट लीडरशिप आप एक्वायर करना चाहते हो और सेविंग्स की हैबिट ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ में है, थ्रिफ्ट की हैबिट ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ में है, ऐसा कल्चर है, देन इट इज़ गुड, then it is going to support it. A culture where creativity, embracing change and challenging the status quo or pervasive themes is very conducive to successful execution of a product innovation and technological leadership strategy. अगर ऐसी कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर क्रिएटिविटी को बहुत जो वैल्यू है वो दिया जाता है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एम्ब्रेसिंग चेंज एंड चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो, मतलब कि जो ऑलरेडी स्टेटस है, ऑलरेडी जो प्रैक्टिसेस है ऑर्गेनाइजेशन में उनको चैलेंज करना टाइम टू टाइम, ठीक है, अगर इस तरीके का कल्चर है देन इट इज़ गुड फॉर a strategy which requires product innovation और technological leadership, because technological leader बनने के लिए आपको existing या traditional obsolete technology को give off करना ही पड़ेगा, नए changes को embrace करना ही पड़ेगा, ठीक है. A culture built around such business principles as listening to customers, encouraging employees to take pride in their work and giving employees a higher degree of decision making authority is very conducive to successful execution of a strategy of delivering superior customer value. तो अगर ऐसा कल्चर है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की कस्टमर्स की बात बहुत अच्छी तरीके से सुनी जाती है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है और कहा जाता है कि अपने काम में आप प्राइड लो, बी प्राउड ऑफ वॉट यू आर डूइंग, ऐसा कुछ कल्चर है, तो कैसी स्ट्रैटेजी जो होगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी, where the strategy is focused on providing good value, superior value to the customers, ठीक है. तो it depends definitely the execution and the success of the strategy depends upon the culture, there is no doubt about it. चलिए, a work environment where the culture matches the, चलिए तो आप ये खुद रीड कर लोगे, there is nothing new, there are just duplicate lines. चलिए, perils of a strategy culture conflict. So where there is a conflict between the strategy and the culture and they are not in synchronization, so what can be the perils, what can be the adverse effects? So where a company's culture is out of sync of the strategy, what is needed for strategic success? The culture has to be changed as rapidly as can be managed. यहाँ पर हम ये presume करके चल रहे हैं कि भाई culture जो है उसमें ही कुछ problems हैं, not in this strategy, and there is no need of making any changes in this strategy. We just need to improve the culture of the company to put it in sync with the strategy, ठीक है. Where a company's culture is out of sync with what is needed for strategic success, which culture has to be changed as rapidly as can be managed. This of course presumes that it is one or more aspects of the culture that are out of the whack rather than the strategy, that it is the culture which needs to be changed. ही हमने presume कर लिया जहाँ पर हम culture को change कर रहे हैं. और कभी कभी ऐसा होता है while correcting a strategy, culture conflict can occasionally mean revamping the strategy. तो कभी कभी हमको strategy भी change करनी पड़ सकती है, where to fit it in the culture, existing culture of the organization. To produce a cultural fit, more usually it means revamping the mismatched culture features to produce strategy fit. The more entrenched the mismatched aspects of the culture, the greater the difficulty of implementing new or different strategies until better strategy culture alignment emerges. A sizable and prolonged strategy culture conflict weakens and may even defeat the managerial efforts to make the culture work. So it just says that कि अगर culture में changes नहीं किए, थोड़े बहुत changes करने की ज़रूरत है, तो it might defeat the managerial effort. There could be a bad strategy implementation and the strategy implementation might not even be possible, ठीक है. तो a little bit change in the culture might be needed or little bit change in the strategy might be needed to fit it in the culture. चलिए, creating a strong fit between the strategy and culture. So again it is saying that there is a strong fit needed between the strategy and the culture for the success of the organization. So it is the strategy maker's responsibility to select a strategy compatible, suitable with the sacred और unchangeable part of the prevailing corporate culture. तो corporate culture में एक कोई essence होता है, एक कोई prevailing part होता है जो भाई ethical होता है, वो नहीं change किया जा सकता, वो उसका defining feature है, ठीक है. तो that is sacred, that cannot be changed. Then in that case strategy makers will have to change the strategy accordingly, will have to make a strategy which is compatible with such kind of culture यार, ठीक है. It is the strategy implementer's task, one strategy is chosen to change whatever facts of the corporate culture hinder the effective execution. चलिए, changing a problem culture, अगर culture में कुछ problems हैं, समझ में आ रहा है strategic leader को, then the culture needs to be revamped or changed. Changing a
company's culture to align it with the strategies amongst the toughest management tasks, because you need to change the behavior of the existing employees or the employees which have been working for like years in the organization, and now that you are the strategic leaders, you are changing everything. Conservative लोग होते हैं, you have to change their thinking as well, so it is very 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 difficult. चलिए, easier to talk about than do, so it is better said than done. Changing a problem culture is very difficult because of the heavy anchor of deeply held values and habits. People cling emotionally to the old and familiar, so people become emotional to the things they have been doing in the past. It is like a heavy anchor होता है this thing जो नाव में होता है, जो समुद्र के अंदर डाला जाता है, so it's stuck deep in, ठीक है. It takes concentrated management action over a period of time to replace an unhealthy culture with a healthy culture, or to root out certain unwanted cultural obstacles and instill ones that are more strategy supportive. तो अगर strategy supportive habits आपको culture में instill करनी है, cultivate करनी है, then the manager has to be slow. He has to change the people slowly and motivate them and tell them how the organization could better, and they could proceed in proceed in their careers as well, how it is good for the organization as well as for them to improve their habits, to improve the culture which is existing in the organization. So it is a slow process and it cannot be changed in a revolutionary way. ऐसा नहीं हो सकता है. The first step is to diagnose which facets of the present culture are strategy supportive and which are not. तो आपको देखना पड़ेगा कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, कौन से ऐसे चेहरे कह लीजिए, फैसेट्स, फैक्टर्स ऑफ द प्रेजेंट कल्चर विच आर स्ट्रैटेजी सपोर्टिव एंड विच आर नॉट. अब जो नॉट है अब उनको लीजिए. देन मैनेजर्स हैव टू टॉक ओपनली एंड फोर्थराइटली टू ऑल द कंसर्न्ड अबाउट दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर दैट हैव टू बी चेंज्ड. यू हैव टू टॉक टू पीपल, यू हैव टू टेल देम दैट these things are hindering the success of the strategy. Even though the strategy is such good, but we are not getting success, the organization is not getting success because there are some cultural changes which are needed to be made in the organization. You have to inform them, you have to take it, you have to show them, not demeaning them or demotivating the employees, but it needs to be communicated in a tactically critical way. ठीक है. The talk has to be followed swiftly by visible aggressive actions to modify the cultural actions that everyone will understand, and intended to establish a new culture more in tune with the strategy. अच्छा, once the talk is done, it has to be followed swiftly. मतलब अगर आपने employees को motivate कर लिया और उनको convince कर दिया that a cultural change needs to be done, then it has to start as soon as possible. अगर जल्दी से start नहीं हो पाया तो the motivation will fade away. ठीक है. तो aggressive actions तुरंत चाहिए होते हैं modification करने के लिए. The menu of culture changing actions includes revising policies could be revised, procedures could be revised in the way that will help drive cultural changes, altering incentive compensation. अभी तक जैसे रिवॉर्डिंग हो रही थी, अप्रेजल हो रहा था, ठीक है, उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है कि अगर कल्चरल बिहेवियर चेंज कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ तो उनको भी रिवॉर्ड करिए. विजिबली प्रेजिंग एंड रिकग्नाइजिंग पीपल हु डिस्प्ले द न्यू कल्चरल ट्रेड्स जो डिस्प्ले कर रहे हैं उनको आप प्रेज करिए. ठीक है, ये सब करना पड़ सकता है एक मैनेजर को. सो दिस इज़ द मेन्यू, दिस इज सेइंग जस्ट ये सब चीज़ें करनी पड़ सकती हैं. रिक्रूटिंग एंड हायरिंग न्यू मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ हु हैव द डिजायर्ड कल्चरल वैल्यूज एंड कैन सर्व एज रोल मॉडल्स फॉर द डिजायर्ड कल्चरल बिहेवियर. रिप्लेसिंग की एग्जीक्यूटिव्स हु आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड. So there could be executives, old age executives, or might have been working from long in the organization and they are having, old cultural traits. तो उनको आप replace भी करोगे. You will have to replace the key executives who are strongly associated with the old culture and taking every opportunity to communicate to the employees the basis for cultural changes and its benefits to the all concerned. ठीक है, it has to be something motivational. Implanting the needed culture building values and behavior depends upon a sincere, sustained commitment by the chief executive coupled with extraordinary persistence in reinforcing the culture at every opportunity through both words and deed. ठीक है, it should be in words as well as in spirit and it has to come from the top. अगर ऊपर के जो executives हैं, top level management है, executive officers हैं, CEOs हैं, ठीक है, वो लोग अगर cultural changes को adapt जल्दी नहीं करेंगे then the employees will lag. Employees follow the top level management. Neither charisma not personal magnetism is essential. So personal magnetism या charisma essential नहीं है leader के अंदर, because the leader इट इज़ नॉट समथिंग कि लीडर को रोल मॉडल बना के उसको कॉपी करना है. नहीं, यहाँ पर कल्चरल चेंज चाहिए. वॉट एवर द लीडर इज सेइंग हैज़ टू बी डन बाय द फॉलोअर्स.
However, personally talking to many departmental groups about the reason for change is essential. Personal talk is very essential. Interpersonal skills अच्छी होनी चाहिए. आपको convince करना पड़ेगा लोगों को कि change क्यों ज़रूरी है and how is the change going to help the organization as a whole and their goals individually as well. Organizational changes are seldom accomplished successfully from an office. एक office में बैठकर तो कभी नहीं हो सकता. Seldom means rarely, barely. चलिए. Moreover, creating and sustaining a strategy supportive culture is a job for the whole management team. Whole management team obviously has to be involved to support the cultural changes. Major cultural changes require many initiatives from many people. Senior managers, department heads, middle level managers have to reiterate values and translate the organization's philosophy into everyday practice. हर दिन चेक करना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा लोगों को कि भाई चेंजेस करिए, आप अपने बिहेवियरल हैबिचुअल चेंजेस जो हैं उसको करिए, ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी उसको छोड़िए, नई अप्रोच को अडॉप्ट करने की कोशिश करिए. सो देयर हैज़ टू बी अ पुश फ्रॉम द मैनेजर्स साइड. चलिए. In addition, for the cultural building effort to be successful, strategy implementers must enlist the support of first-line supervisors and employee opinion leaders, convincing them of the merits of the practicing. ऐसा इसलिए है because supervisors are directly in touch with the workers or the lowest level of the organization and the leaders are directly in touch with the employees and their colleagues. ठीक है, तो उनको अगर आप कन्विंस कर लोगे कि इट इज़ मेरिटोरियस टू अडेप्ट टू अ न्यू कल्चर, to make changes in the culture, then they'll help you. They'll be change agents as well. And enforcing cultural norms at the lowest level of the organization. Until a big majority of employees join the new culture and share an emotional commitment to its basic values and behavioral norms, there's considerably more work to be done in both instilling the culture and tightening the cultural strategy fit. चलिए, अब आप इसको रीड कर लीजिएगा. देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिपीटिशन. चलिए. एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप. सो हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर जो होता है, ही आइडेंटिफाइज एन आइडिया, ही चैनलाइजेज finance and human resources, material resources to make that idea a reality, a success. So he takes up a venture and executes the venture to make it a reality. ठीक है, तो entrepreneurship is the attempt to create value creation through recognition of business opportunity को recognize करना, value create करने की कोशिश करना, the management of risk taking appropriate to the opportunity. जो भी opportunity है उसके हिसाब से जितनी risk लेनी चाहिए उस risk को manage करना, and through management skills to mobilize financial, human and material resources necessary to create an enterprise. So he is the one who mobilizes the resources which are necessary to make that venture a success. Entrepreneurship involves creation of a business idea and fusion of capital, technology, human talent to give practical shape to the idea. ठीक है जी. The person who perceives the business idea and takes steps to implement the idea is known as an entrepreneur. ठीक है. Entrepreneurship is an attitude of mind to seek opportunities seek करके calculated risks उठाना and then drive benefits by starting and running a venture. It comprises of numerous activities involved in the conception. पहले conception करना मतलब बनाना, concept बनाना, then creating it and then running the enterprise. So you've gotten it that एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कौन होता है? बिजनेस करने वाला. एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके बिजनेस करने वाला व्यक्ति जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और चैनलाइज करता है कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, एवरीथिंग इन दैट वेंचर. ठीक है. एंड एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, टेक्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क, नॉट ओनली टू पुट द प्रोडक्ट और सर्विस इनटू रियलिटी बट ऑल्सो to make it an extremely demanding one. So he is also trying to fulfill the needs of the people. He identifies the opportunity as something which the people need, otherwise there won't be demand of his product or service. ठीक है. An entrepreneur is one who initiates and innovates a new concept, recognizes and utilizes the opportunity. एक आइडिया बनाया, कुछ इनोवेट कर रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी को टैप किया, अरेंजेस एंड कोऑर्डिनेट्स resources such as man, material, machine, capital लगाना, faces risks and uncertainty, obviously there is a risk in doing business, establishes a startup company, एक startup बनाना, adds value to the product and service में value add करना. ठीक है. जो भी entrepreneur ने opportunity आइडेंटिफाई करी है उसमें वैल्यू एडिशन करना, टेकिंग डिसीजंस टू मेक द प्रोडक्ट अ प्रॉफिटेबल वन एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द कंपनी. सो सच अ पर्सन इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योर. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्राप्रेन्योर? इंट्राप्रेन्योर इज although these terms are used interchangeably by the people of the world, they think that this is the same concept, लेकिन ऐसा नहीं है. there is a fine line of difference between the two. It's that कि
जो इंट्राप्रेन्योर होता है, इंट्रा एज यू कैन सी, he is having the qualities of an entrepreneur but he is operating in an organization. So एक organization में रहकर opportunities को tap करना, risks उठाना और allocation of resources करना, ये काम हो जाता है एक manager का who is working in an organization. So he is an entrepreneur, लेकिन since he is working in an organization as an employee or as a manager, he becomes an intrapreneur. ठीक है, तो practically आप देखोगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है. अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात ना करें तो एटीट्यूड में फ़र्क नहीं होता है. ठीक है, द टर्म्स entrepreneur and intrapreneur are frequently used in the business world. Many people use these terms interchangeably because they think that they both contain the same elements. So they actually contain almost the same elements. जो attitude होता है एक entrepreneur का या intrapreneur का, that is the same. लेकिन दे हैव टू डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, दे आर वर्किंग इन अ डिफरेंट पोजीशन एंड हो सकता है जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका स्टार्टअप कंपनी खुद का होता है, वेराज जो इंट्राप्रेन्योर होता है वो किसी और की कंपनी में काम कर रहा होता है. हाउएवर द फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट अ फाइन लाइन अमिस्ट दीज टू टर्म्स. वाइल द फॉर्मर रेफर्स टू अ पर्सन हु स्टार्ट्स हिज ओन बिजनेस, फॉर्मर माने कि एंटरप्रेन्योर, वो खुद का बिजनेस ओपन करता है विद अ न्यू आइडिया और कॉन्सेप्ट. द लैटर रिप्रेजेंट्स an employee who promotes innovation within the limits of the organization. So entrepreneur is the one who is an employee. ठीक है, an entrepreneur is nothing but an entrepreneur who operates within the boundaries of an organization. He is an employee of a large organization who is vested with the authority of initiating creativity, innovation in the company's products, services and projects, redesigning the processes, workflows, systems. The entrepreneur believes in change and do not fear failure because they are taking risks, they are having the attitude of entrepreneurs. The intrapreneurs are having the attitude of entrepreneurs. ठीक है, they discover new ideas, look for such opportunities that can benefit the whole organization and take risk, promote the innovation to improve the performance and profitability of the organization. The job of an entrepreneur is extremely challenging. They get recognition and reward for their success achieved by them. It has now become a trend that large organizations appoint entrepreneurs within the organization to bring operational excellence and gain competitive edge in the market. So a person who is willing to take a risk, who is willing to tap opportunities and change himself as well as the ones who follow him, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत आज ऑर्गेनाइजेशंस को है टू गेट अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर देयर competitors. ठीक है, तो entrepreneurs are being employed these days who are nothing but entrepreneurs who work inside an organization. Okay, now your chapter is finished. I hope you understood it. If there are any queries, you can contact me directly. Thank you so much for listening patiently.